मिजाज यानी आर के बी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे जितने भी दर्शक हैं सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, Pradeep ji. Abar yako jambo to our viewers from East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. I love the way he says that. I wish I could do. I wish I could get that accent. It's really and truly wonderful. Now, but the only thing is, Pradeep ji, if you look at the condition in the country today, Yes, sir. as in when Parliament reopens, I think probably the 18th or whatever, as in when Mr. Modi has to prove his majority and so on and so forth on the floor of the House, and after that when the Parliament actually starts, it's going to be tough for the Congress, for the BJP, Yes, to answer quite a few questions. You look at what is happening right now, the NEET scam, बिल्कुल, exactly. Yes. और NET के जो एग्जाम्स है वो तो कैंसिल कर दिए। Yes. अब जितने विद्यार्थी हैं बोल रहे हैं नीट के भी करो भाई, लेकिन उसमें जैसा आपने अभी भी कहा कि भैया नीट के जो विद्यार्थियों को एडमिशन मिल चुकी है, अब उनको अगर कहा जाए कि भाई आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, तो उनका क्या? That really is a conundrum. It's terrible. Proper solution है ही नहीं उसमें. How are you going to do it? लेकिन प्रदीप जी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, जो पहले ऑयल मिनिस्टर हुआ करते थे और उसके पहले वो उन्होंने आकर के कहा देयर इज नो स्कैम, और साथ में उनको कहा कि जो भी कल्प्रिट है उनको बख्शा नहीं जाएगा। Exactly. अगर स्कैम नहीं है तो दोषियों को बख्शा क्यों जाए? मतलब दोषी कहां से हो गए, किसको बख्शा नहीं जाएगा? मतलब मेरी जरा समझ के बाहर है, या तो स्कैम है या तो कुछ धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई स्कैम नहीं है तो दोषी कहां से आ गए? सर 3 जगह पे एफआईआर फाइल हो गया। गुजरात में हो गया 10 करोड़ का ट्रांजैक्शंस दे फाउंड, बिहार में हो गया 50 लाख का ट्रांजैक्शंस दे हैव आइडेंटिफाइड, एंड थर्ड इज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद यूपी में भी पकड़ा है लोगों को जो पेपर्स बेच रहे थे। सो इट इज एस्टैब्लिश्ड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट, एंड स्टूडेंट्स देमसेल्फ विल कन्फेस दैट दे हैव पेड द मनी। तो सवाल ही नहीं उठता कि मतलब लोगों को अब जब ये एग्जाम दोबारा होंगे, किसी को 40 लाख, किसी को 50 लाख, न जाने कितने रुपए लोगों को खर्चने पड़ेंगे। यस यस, ये होने वाला है। इनफैक्ट यूपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सॉरी बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैज alleged that Tejasvi Yadav appears directly involved with the person who had given him accommodation to stay in the guest house. Sir, whoever is involved, they should yes put him in jail. No, See, you can't what I play said, around. it is already एक बलून सब जगह फूटना शुरू हो गया सब। Sir, you cannot play with the lives of crores and crores of kids. ये विद्यार्थी हैं, करोड़ों विद्यार्थी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब जो who have appeared for the exam and those who are younger and are looking at this and saying that we will one day become engineers and doctors. बिल्कुल। तो मतलब ये तो बड़ी। और question दूसरी mark- चीज प्रदीप जी, दूसरी Yes, चीज yes, yes. महाराष्ट्र में आप देखें, Correct. महाराष्ट्र में हमारे दोस्त लक्ष्मण हाके साहब, हाँ वो 8वां दिन हो गया है उनका बिल्कुल। उपवास का सर। Yes, yes, 8वां दिन फास्ट का। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। VJNT के लिए, ओबीसी के लिए वो फास्ट कर रहे हैं, और वहां पे नेताओं की अब लाइन लगनी शुरू हो गई है, लोग जाने शुरू हो गए हैं वहां पे। वो अब और सामने से जरंगे पाटिल साहब बोल रहे हैं कि ये साजिश है मराठा समुदाय के खिलाफ। ये भी शुरू हो गया है प्रदीप जी। But in Lakshman Hake, the OBCs have found a leader who's ready to, exchange his life for the cause. That's right. No, till now we didn't have it. We had Chhagan Bhujbal ji was, facial है, मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे, but भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे। You got Lakshman Hake who's ready to fast and he's ready to die for the cause. 8वां दिन हो गया प्रदीप जी, 8वां दिन। Yes. अगर मुख्यमंत्री जी ने जाकर के स्वयं उसको जाकर के जूस का गिलास नहीं पिलाया तो हो सकता है लक्ष्मण हाके जी अपने प्राणों के बलिदान भी दे सकते हैं, सीधी बात है। और तीसरी चीज, हमारे रामदास नायक साहब, उन्होंने तो खुला अटैक कर दिया बीजेपी पे। रामदास कदम, सॉरी, नॉट रामदास नायक। रामदास नायक तो जा चुके हैं बेचारे, बेचारा। हाँ, उनका तो मर्डर हो गया था, माफ कीजिए। रामदास कदम साहब,
रामदास कदम साहब जो हैं उन्होंने तो डायरेक्ट अटैक कर दिया है बीजेपी के ऊपर। तो मतलब it's going to be very interesting for all of us. Let's be very clear. In the media, it's going to be very interesting. Yes, tough times. But tough times for the ruling party. Let's go straight across to our old friend, Dr. Ali Daruwala. Ali Daruwala साहब पूना से इस वक्त हमारे साथ हैं, head of the minority cell of the BJP in Pune, right now with us. Daruwala साहब, how do you do? How are you, sir? Fine, Pradeep sir. Good evening, Rajiv sir. How are you, Rajiv sir? You're so smartly dressed, both of you. You identified him because he has a new look. Bayat Sahab has a new look. Yes. Yeah, he's wearing a new look, and you too, sir. You're all suited for this today. Just lost the fuzz. That's it. Nothing else. Just lost the fuzz on the face. So sir, ये बताएं, दारूवाला साहब, कि there are a couple of crises which are brewing, and it will be somewhat difficult. And number 4, which we didn't talk about so far, is the Agniveer scheme, where KC Tyagi of the JDU, very senior leader, has actually said you have to reconsider. So has Mr. Chandrababu Naidu. Now, how is the BJP going to tackle this, sir? Ali Daruwala sir, please. Correct. Please go ahead, sir. With the opening statement, firstly, I accept, I do not deny. Yes, Maharashtra is in turmoil. It is a mess. The Jarange Patil issue has been haunting us, and that has been the despicable for our loss in Maharashtra. The 8-9 seats in Vidarbha, we could not even get a single seat, like even a short seat like Pankaja Munde, we lost to this particular issue. And now one of our spokesperson, Lakshman Hakkiji, is sitting on the OBC platform to make sure that the reservations given is not diluted. It is a really catch-22 situation. And as I always said, it never happened in 2.5 years when the Mahavikas Aghadi was in the government. It did not happen at that point in time. Why does this snake of reservation always comes up when BJP is in power? This is the time the people need to understand. Well, it's going to be of no use me breaking my head, you, Rajiv sir and Pradeep sir, trying to say whatever it is. Reservation and this fabric is the agenda. यहाँ पर विकास से लोगों को कुछ लेना देना नहीं है. कास्ट के ऊपर वोट होता है और महाराष्ट्र ने ये दिखा दिया. And that, by the way, and Daruwala Sahab, on the screen right now is Mr. Vedetivar speaking to the Chief Minister. And that, by the way, is Mr. Lakshman Hakke, formerly with the Uddhav Thackeray Sena, and right now he's on an 8-day fast, protesting for OBC rights. So, एक तरफ सर मराठा आरक्षण, दूसरी तरफ OBC आरक्षण, मतलब, और ये OBC में भी एक और कैटेगरी है, VJNT, वंचित जनजाति नोमैडिक ट्राइब्स. ये लक्ष्मण हाके साहब उससे आते हैं, धांगड़ कम्युनिटी से. It's a mess. We do not know. We have got only 100 days from today to go in for the Lok Sabha election, and we have to address these issues. Our tall leader, Devendra Fadnavis ji, was the first man who took the reservation to the court, and we are going to try and maintain it and give the Marathas the due they need to get. At the same time, we do not want to dilute what the OBCs want, and even Lakshmi Hakke ji's thing will be addressed. And this is really very tough. It's very easy for me to say here. I do not know how we are going to balance it, but this balancing needs to be done. And we are really passing through a very, very tough phase right now. You know, Prime Minister Modi says, Samriddh aur Shashakt Bharat. The World Bank has praised India as the fastest growing economy. That is what Prime Minister Modi says. You got the international rating agencies saying that India is the most best and bullish markets, that you can do great things by investing in India. But Rahul Gandhi has defined Prime Minister Modi as Mangai Man Modi. He says the BJP and Modi has not been able to control inflation and price rise. You got the 15-month highest price rise index where inflation and price rise is concerned. Is not, Daruwala Sahab, are you not being able to contain price rise and inflation? Sir, if you ask me as an individual, this price rise and Mengai, so I'm not buying, sir. I'm not buying this fact as there is any Mengai. The cheapest phone in this country is for 30,000 rupees, and there is a shortage. Each and every person has a smartphone in their hand. So फिर महंगाई जब कहाँ गई? Everybody is eating in restaurants. Everybody is buying high-end cars.
There's a long waiting queue to buy mopeds, electric vehicles, four-wheelers, SUVs, sedans, and everything you'll see. ये महंगाई का तो I have to stop believing in this thing. But anyway, what needs to be addressed is the vegetable prices, the day-to-day, where the middle class are buying, that needs to be addressed. I feel if petrol diesel is brought down and that effectively is passed on to the common man, where they get their basic needs like दाल, आटा, तेल सस्ता ही अगर वहां मिलता है तो वहां पर हमारे सरकार ने बेशक ध्यान डालना जरूरी है. और ये जो ना मन मोदी महंगाई, ये जो कांग्रेस का जो नैरेटिव है, मुझे ये बताओ, ये क्या जब उनके टाइम में क्या सस्ता ही था? क्या वहां पे राम राज्य था, सब चीज फुकट के भाव में मिलती थी? क्या जब ये मुद्दा था ही नहीं महंगाई का? सो दिस इज जस्ट अ नैरेटिव दे ट्राई टू क्रिएट, एंड आई एम नॉट बाइंग दिस, एंड दिस इज रियली नॉट द मिडिल क्लास इवन वांट्स टू लिसन एनीमोर. प्रदीप सर, लेकिन दारोवाला साहब, if you remember, we've had so many discussions over here, right over here on this show, before the elections, and we had suggested that perhaps the best course of action for the BJP would be to have a huge cut in diesel and petrol prices, say of around 10 or 15 rupees, and give huge subsidy for the LPG gas cylinder, and there would be no way that the opposition would be able to defeat you. However, that did not happen. That didn't happen. So as a result of which, today you are at 250 seats. I mean, don't you think it's time to re-look at what really went on, Daruwala sir? That is what Indresh ji said, sir. That is what Indresh ji said. Arrogance जो है ना sir, arrogance आपको सबक सिखाता है, और the सबक ये लोग सीखे हैं. But just to set the record right, from 1150 rupees per cylinder, it has now come to 805 rupees. Yes, it is agreed. As they are saying, it's a Congress promise that 450 rupees cylinder करेंगे. 450 is not possible. I think somewhere around 700-800 rupees is still affordable, and they should look at bringing cylinder. Some diesel needs to be brought down drastically. On your prestigious platform, Rajiv sir and Pradeep sir, I agree to what you are saying. This high-handedness will not do. We need to do retrospection, and if this is done, I am saying we are not in a very bad situation as it has been portrayed, as the narrative is then कि बहुत बेकार यहाँ पे हाल हुई है, हम लोग सत्ता में है, बेशक सत्ता में है, और ये 5 साल में महंगाई को एड्रेस करके पेट्रोल डीजल के ऊपर आज वक्त है, हम ये रिलीफ पब्लिक को दे सकते हैं. हरदीप पुरी जी, प्लीज आप हमारा मैसेज आज जोड़ के पंतप्रधान तक के लिए. You think Hardeep Puri will listen? He never listens to anyone. Whom are you talking about? Why not, sir? This is the sentiment. As the smallest worker of the party, I totally apprehend and I agree and I condescend with you, Pradeep sir and Rajiv sir. Petrol, diesel and gas needs to be brought down and relief needs to be given to common man. But you are on collision track. You are on collision track with RSS. You just talked about Indresh Kumar ji. But before that, Mohan Bhagwat ji accused the current government. He said, आपका परम कर्तव्य है मणिपुर आपका परम कर्तव्य है, आपको कुछ करना पड़ेगा, पीस आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. और जो पॉलिटिक्स में आपने लो लेवल ऑफ डिबेट्स लेके आए हैं, दैट इज कॉजिंग रिफ्ट विद इन कम्युनिटीज. दैट मोहन भागवत जी, उसके बाद ऑर्गेनाइजर, उसके बाद इंद्रेश कुमार जी सबक सिखा रहे. यू आर ऑन कोलिशन कोर्स विद द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. दारूवाला साहब, जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक पटरी पर नहीं आएगा, कैसे चलेगा देश? Pradeep sir, I totally agree with you, sir. Mohan Bhagwat ji said, as an organization, any unrest in any part of the country is not welcome. We need to address. And taking the clue from there, don't you appreciate that Amit Shah ji ne next day एक meeting बुलाई है high level, and they have asked the Kurkis and the Maitriyas to come and have a dialogue, and the work has started. This is a long issue which has been happening for last 50-60 years. Not, it is not created. I will not take my hands off this. Yes, this has been happening. We have taken over the government. We have taken over the troubles. We have taken over unrest also. It needs to be addressed. And Amit Shah ji has got the message. Mohan Bhagwat ji has driven the message back home. And it needs to be addressed, and it is going to be taken care of. And the ball has started rolling. Honorable Ali Daruwala Sahab, in the year 2015-2016, Mr. Modi became the first Prime Minister ever in this country, in India,
to address the problems faced by and the exploitation and persecution faced by the Pasmanda Muslims, the Azlaf, within the Muslim community itself, as opposed to the elite, the Ashraf, who consider themselves to be the descendants of Arabs, of Afghanis and Turks and Iranians. The Azlaf are indigenous Muslims. Mr. Modi was the first person to say we must have an outreach towards the Pasmanda Muslims. We must get them together and must bring them into the BJP or RSS or whatever, or into the national mainstream. Is it that Mr. Modi's words were not heeded by everybody? मैंने कहा भाई जी ठीक है, बोल दिया, एक बार बोल दिया, थोड़ा सा लिप सर्विस कर दी, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि इंद्रेश कुमार जी एंड यू योरसेल्फ, आप लोगों ने जितनी मेहनत इस पर करी है वो इतनी काबिल तारीफ है कि when the real story comes out, people will know how much of work all of you have done in this regard. So why did the party not cooperate with you in this? Daruwala sir. Sir, over here, as far as the minority and participation in the government is concerned, it is more or less at the time the people who connect do not sustain. They do not understand the vichardhara, because RSS का जो study deep rooted है भारत की एकात्मता और नेशन फर्स्ट, ये इसके अंदर ट्रिकल डाउन होने के लिए उतना पेशेंस ये कम्युनिटी में उनके नेताओं में नहीं होता. You need to stick around, and I'll tell you one thing, Indresh ji, the party, everybody is given a long rope. They will try, they will test, and if you pass the bitter test, it's only then will you be given a chance. So it is just the beginning. 10 years, 9 years, as I said, it is too less a time. Rajiv sir, if you remember, Pradeep sir on your show had told you that we are going to open our account in South. Sir, in the South, we have fared very well. I said I give ourselves 10 to 15 years. RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यहाँ पे कोई घाई या जल्दी में नहीं है. मुसलमानों को ऑन बोर्ड लाने का काम माननीय इंद्रेश जी ने 20 साल पहले किया. वो कुछ उनके मनमानी से नहीं किया. आरएसएस की विचारधारा के अंदर ये बात, उनके मंथन में ये बात तय हो गई कि Muslims need to be brought on board. They are working. It is a small work that is going on. But on the other side, on the hind side, the Congress, which is a grand old party, has been working 24/7 in trying to convince the Muslim community कि बीजेपी आपकी दुश्मन है. वो अगर दुश्मन है तो किधर है, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स पे दिखाइए. आप मुझे दिखाइए. I, on your open challenge on this prestigious platform, I am willing to debate on that, sir. Because with full conviction, as a student of Indresh Kumar, I am willing to face any kind of punishment if you give me, if you can prove that the Sangh and the BJP are enemies of the Muslim. नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी, बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवारा, बनाया. That's what the BJP says, and it's great. विरासत भी और विकास भी, विरासत भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और विकास को भी गति दे रहे हैं. विकसित भारत का सपने लेकर मोदी साहब आगे जा रहे हैं. बोले कि आई विल give in inheritance, this country will take from me, Viksit Bharat. Now everything is clear. How can you define? Ram Mandir हो गए, काशी विश्वनाथ हो गए, नालंदा हो गए, एक के बाद जो विरासत को संभालने का जो संकल्प बीजेपी ले रहा है. How do you see that? दारुवाला साहब. सर, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के अनुषंग से चलता है. ये जो है ना, नींव आज से 100 साल पहले रखी गई है सर. ये जो करना है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वही लाइन पे, वही विचारधारा पे चल रहा है. ये जो कहना चाहती है ना कि संघ में और बीजेपी में रिफ्ट है और उसके वजह से यहाँ पे रिजल्ट्स बराबर नहीं आए, आरएसएस संघ ने काम बराबर नहीं किया, दैट इज नॉट ट्रू. As the time when we are working, we should even understand that there is another grand old party, 11 people who have got together to destabilize the good work done by Narendra Modi. They said कि विकास से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ जाति का राजकारण करना है और जाति पे ये देश को बांटना है. और वही होते हुए हम देख रहे हैं. We need to work hard and we need to work 24/7. मैं बोलता हूँ हमारा काम कमजोर पड़ा है सर. दारुवाला साहब, ये नालंदा यूनिवर्सिटी की फुटेज चल रही है अभी.
1100 करोड़ रुपए इस पे खर्चे गए, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। जैसा प्रदीप जी ने कहा, बख्तियार खिलजी ने जलाया और मोदी जी ने दोबारा आबाद किया। सर, इस 1100 करोड़ की यूनिवर्सिटी में एक भी डिपार्टमेंट प्योर साइंस का नहीं है, इंजीनियरिंग का नहीं है, मेडिसिन का नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है, नो डिपार्टमेंट एट ऑल ऑफ एनी ऑफ दीज मॉडर्न साइंसेस। ये क्या है सर? What is going on over here? Don't you think we have enough of humanities and religious studies and astrology and stuff like that? What is going on here? Who has decided upon the syllabus? I don't know. Don't you think there should have been a department of pure science, should have been a department of engineering, and there should have been at least a couple of colleges dedicated to medicine? Ali Darwala sir, asking you personally, on a very personal basis. You're right, sir. I can assure you, if this is not what it is, I did not go in the depth of finding what all departments are there in this university. And if departments of science and all are not available, I personally know Dharmendra Pradhan. I know his private secretary. I will make a personal call and I will take, Rajiv sir, I assure you and I promise you, I will take your message and it will be heard on the right platform. And you will get a phone call, and on your show, we will be able to say and announce something why it shouldn't be done. And it will be taken up positively, sir. But it's a great thing. By the way, please don't get me wrong. Let me assure you. Let me state it for the benefit of all our viewers. I feel really proud as an Indian. So should the rest of the world. कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर पुनर्जीवित किया है नरेंद्र मोदी ने साहब। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है साहब। क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि जलाने वाले कौन हैं और बनाने वाले कौन हैं। बहुत बड़ी बात है सर ये। डोंट टेक इट एज अ वेरी स्मॉल थिंग। दिस इज अ कल्चरल resurrection of India, of the soul of India, the resurrection of Nalanda University. That's what I think. Darwala sir. Hats off to you. Hats off. You appreciated this hard work that the minister is doing, our education department is doing with new education policies. If there are any lacunas and we are falling short, it will be addressed to Rajiv sir and Pradeep sir. Darwala sahab, you know, reviving BJP in Maharashtra is a big challenge. 28 आप लड़े, सिर्फ 9 जीते आप। 28 लड़े, 9 जीते, और जो शहीद होने वाले में से पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, ऑल दिग्गज जो जितने बड़े बड़े नेता हैं सब शहीद हो गए इस पॉलिटिकल रिंग में। नाउ यू गॉट अ बिग चैलेंज बिफोर यू, हाउ यू गोइंग टू रिवाइव द पार्टी, बिकॉज फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। पवार साहब बोल रहे कि शरद पवार साहब आज ही बोले कि कमिंग विधानसभा इलेक्शंस आई एम गोइंग टू स्कोर 155, MVA is going to take 155 seats based on the performance of the Lok Sabha. You got a challenge before you, Darwala sahab. Pradeep sir, what performance? 2.5 साल आपके पास शासन था, आपके पास सरकार था, आपने क्या किया सर? Am I audible? Yes, you are very much. या आपने क्या किया सर? आपने फेसबुक से ये शासन चलाया, आप क्या क्रेडिबिलिटी लेके जा रहे हो सर? वसूली सरकार आपने चलाया, बंगलों के नीचे, बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब रखा आपने, यहाँ पर आपने, आपके होम मिनिस्टर अंदर है अभी तक, ही इज ट्राइंग टू गेट आउट। आपके कितने सारे लोगों के ऊपर ईडी के केसेस जिसमें गए वो प्रूफ हो गए, दे आर अरेस्टेड ओवर देयर। आप क्या क्रेडिबिलिटी से आप जनता के सामने जाने वाले हो सर? मुझे ये समझ में नहीं आता। और शरद पवार इतना भ्रष्ट सरकार, ये 30 सालों में महाराष्ट्र ने किसी को देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर, अपने कार्यकर्ता और अपने चमचों को उन्होंने पैसा वाला बनाया और महाराष्ट्र को बिल्कुल गरीब बनाया। दाऊद इब्राहिम को महाराष्ट्र से भगाने वाला शरद पवार, ये आप लोग भूल गए। ये जो सारा जो हो रहा है ना महाराष्ट्र आज भी जो चल रहा है ना सर, ये सरकार की वजह से चल रहा है सर। जो आदमी ने सही काम किया, आज मैं, I normally don't talk like this, Rajiv sir, Pradeep sir, but the fact is, the Maharashtra has been on Gati road. जो यहाँ पे जो विकसित भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो सहयोग देवेंद्र फडणवीस सरकार, अजीत पवार सरकार और माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है ना सर, उसके इतना काम किसी ने नहीं किया सर। जल योग शिविर के वजह से आज ये 2 साल का जो हमारा ड्राउट है, we have been able to survive, and by the grace of Almighty we are seeing some good rains now, or else the farmers would have been in a very bad position. मालिक, आपसे एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो नैरेटिव चला है ना कि महाराष्ट्र में अनरेस्ट है और यहाँ पे जो हमारी महायुति की सरकार है वो एकदम प्रॉब्लम है, सर अजीत पवार ये बहुत टॉल नेता है,
जो आदमी 48 सीट्स को महाराष्ट्र में सिंगल हैंडेडली जिता के ला सकता है, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। लोकसभा इलेक्शन, Sir, one small question. Hari Daruwala sahab, I know you're in a hurry. sir. I know you're in a hurry, you have to go. No, sir, but I will put my point across to you, sir. All right, so one small question. Today is Mr. Nawab Malik's birthday. Happy birthday to Mr. Nawab Malik. Sir, is Nawab Malik in the Mahayuti or is he with Sharad Pawar? पूछना चाह रहा हूँ सर। वो बैठते तो अजीत दादा पवार के गुट में हैं और उन पर केस है, यूएपीए का केस लगा रखा है, एनएसए का केस है और ना जाने ईडी का भी केस है। वो केस फाइल करवाया है आदरणीय सम्माननीय ने देवेंद्र फडणवीस साहब ने। तो ये मिस्ट्री जरा सॉल्व करें सर। Exactly. As we spoke, there is no mercy for Nawab Malik. The links that he has, पकड़ावाला चाल में जो establish हुआ है, उसको कोई भी हिसाब से, कोई भी तरीके से डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, नवाब मलिक जी is not on board of the Mahayuti Sarkar. He is not any way related to our ruling government. And if at all this happens, I'll be the first one to voice my resentment, and this is totally not tolerable. Am I clear, sir? Right, you're clear, Pradeep ji. Yeah, no, we are talking about Sharad Pawar ji again. Sharad Pawar ji कहा कि Supriya Sule has won by more margin of votes than Narendra Modi has won in Varanasi. Now that shows Modi ji is losing, the respect and the fame that he once had. He was expecting to win by more to 4 to 5 lakh votes. और देखो Supriya Sule ji has won by more. So what is Sharad Pawar ji? Sharad Pawar ji again castigates Prime Minister Modi. He says, आप इंटरनेशनल वॉर्स को रोकते हो, now you say you got the capacity to stop international wars, but paper leaks within the country where Uttar Pradesh is concerned, NEET is concerned, you cannot manage that. तो शरद पवार जी का continuous आलोचना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे, how do you see that? सर टोटली आई एम अप्रिशिएटिंग जो शरद पवार जी जो है ना सर, हमारे सरकार को सुधारने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे शॉर्ट कमिंग्स है, ही इज पिन पॉइंटिंग, वी नीड टू वर्क ऑन इट. Yes, it is there. NEET is shameful. I hang my neck with shame. This shouldn't have been done. As I said, it needs to be tackled with the stringent law, and the people who are responsible will not be let scot-free. And I can assure you it has happened, and it is really shameful, where 9,05,000 students' fate is hanging, and if this is not done, it is not acceptable. Where it is wrong, it is wrong. You know, I will not support anything of this sort, and there is nothing to support, sir. A wrong is a wrong. चलते चलते दारुवाला साहब, in your own town, in your own hometown, Pune, there was that horrible car accident in which it was apparent that there has been some political interference where the main accused, that young boy who was killed, 2 other young people, he was being sought to be protected. Anything on that, sir? What would you say as a Pune wala? Correct. 11 arrests have been made. More are going to turn around, and nobody is going to be spared. Amitesh Kumar ji is round the clock on this case, just to set the example right. Yes, as a politician, when people do come to us, we are not God gifted that we can see through it. The first response is, how can we help? इसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो समझते समझते कुछ मिस्टेक्स होते हैं, but not to this extent. And any murderer will not be shielded, and Devendra Fadnavis ji has given free hand to the police, no matter how tall the leader is or how tall the officer is, he is involved. We need to be very careful before making phone calls, do a thorough check, because we cannot afford. Only 100 days are left for the Lok Sabha election, and for the Vidhan Sabha. We are not going to make, we are not going to make any mistakes. We are going to go with clean hands in front of the people and ask for votes. You know, the BJP has been castigating the Rahul Gandhi guarantee. Well, Rahul Gandhi guarantee has failed where Karnataka is concerned, Telangana is concerned, Himachal Pradesh is concerned, because देखो आप कह रहे हैं कि आपने फ्री बस राइड दिया, वुमन को 5,000 करोड़ खर्चा किया, but you have recovered that by the increase in the petrol diesel hike. So BJP is very castigating. There is no Rahul guarantee.
Because bar Congress says Modi guarantee versus Rahul Gandhi. They say you have failed in the guarantees in Karnataka. Can you elaborate on that, Darwal sir? Exactly, Pradeep sir, Rajiv sir, you must be aware just 2 days back from Peter and they are giving to Paul. Nothing comes free. Karnataka is a living example. Do not make the same mistake in Maharashtra. मतदाता जागरूक हो. कांग्रेस आपको लूट के भिखारी बनाए सिवा रहने वाला नहीं है. शरद पवार, ये जो एक मंडली है ना, अगर आप देखो, एक चोर की मंडली with confidence and with lot of responsibility, I'm saying on your channel, ये चोरों की मंडली है. मतदाता हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये लोग को आप प्लीज सत्ता में मत लाइए. महाराष्ट्र को ये लोग भिखारी बनाए सिवा रहेंगे नहीं. एंड शरद पवार, राहुल गांधी, ये जो सारे लोग एक साथ आके बैठे हैं ना, मिस्टेक से हमारे उद्धव जी वहां जाके बैठे हैं. बट एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, वो हमारे नेचुरल अलायंस है. ही इज गोइंग टू वेक अप वन डे एंड व्हेन ही जॉइंस यू विल सी द मिरेकल इन महाराष्ट्र where we will not need anybody's support. We do not need to take anybody on board. Eknath Shinde with his team has come. I hope and pray that Uddhav Thackeray realizes who is he sitting with. The snakes, he needs to get around and get out of there, because ये टीपू सुल्तान, औरंगजेब और ये बाबर और खिलजीज की वाह करने वाली सरकार है. आप इनसे आइए, वरना हिंदू लोग आपको सबक सिखाएंगे. Right, thank you so much, sir. Thank you very much, Ali Darwala sir. So nice of you. Great pleasure as always talking to you. Thank you very much. And you are easily the most honest and the most candid spokesperson of any party, Thank you, Rajesh. of any party who's appeared in this show. And just for that, you deserve all the praise you can get. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank Jai you. Shri Thank you Ram. so much, Rajesh sir, Pradeep sir. Jai Shri Ram. All the Jai best Shri to Ram. you. Jai Shri Jai Ram. Shri Ram. Now, but the only thing is, Pradeep ji, it is also true that the prices have really gone up. I mean, Yes. I didn't want to hold Mr. Darwala more by telling him that today tur dal is available at 250 rupees. The saying महंगाई मैन बॉडी शायद टैग लग जाएगा, because the way लग जाएगा सर, अगर Yes. महंगाई को कंट्रोल नहीं Control किया नहीं कर गया पाया तो लग जाएगा टैक्स. सर फिर क्या 250 रुपए की तूर दाल है सर 1 किलो. मतलब मुझे अभी तक याद है 100 रुपए की जब 125 पे गई थी, ये इनफैक्ट 100 रुपए जब क्रॉस करी थी सर, क्या हाहाकार मच गई थी पूरे शहर में, पूरे देश में. अरहर की दाल 100 रुपए की हो गई. अरे बाप रे बाप, पूरे बीजेपी ने तो मतलब नाक में दम करके रख दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को. यहाँ पर 250 रुपए चली गई है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोर्स. उसके नीचे जो है 195 रुपए की भी मिलती है, और अगर कंकड़ वाली दाल चाहिए, मतलब जिसमें पत्थर कंकड़ सब हो, वो 130 की भी मिल जाती है. ऐसी बात नहीं है. लेकिन जो प्रीमियम बैग है 250 रुपए का है भी तूर दाल का. मतलब ये क्या है, मेरी समझ के बारे. आई थिंक वेरी शॉर्टली वी विल बी जॉइंड बाय मिस्टर भरत सोनी. इज मिस्टर भरत सोनी विद अस? If he is there, can somebody tell me he is there, please? All right, thank you so much. भरत सोनी साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार. How are you, sir? How are you? He celebrated Rahul Gandhi's Birthday. बर्थडे. न्याय योद्धा जननायक का बर्थडे कल धूमधाम से. जबरदस्त. प्रदीप जी, राजीव जी is looking very smart today. Yes, I thought you would not recognize him, you know. You look. तो सर राहुल गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन आपने उनके लिए क्या इच्छा भगवान से आपने मांगी कि राहुल गांधी जी को क्या मिले, क्या होना चाहिए, क्या शुभेच्छा दी सर आपने उनको? सर, हम लोगों ने ये शुभेच्छा दी है कि राहुल जी जो प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न उठाने के लिए उनको ऊपर वाला ताकत दे, और वो जो गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ और जो मध्यम वर्ग के साथ उनके जो सवाल है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में जो सवाल आते हैं, वो उठाने के लिए और उसको उजागर करने के लिए और लोगों के सामने पेश करने के लिए एक तो ताकत दे. दूसरा, अगर हमारी सरकार आती है, यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है, और हम लोगों ने जो वादे किए हैं वो अगर राहुल जी पूरे कर सके, तो उससे अच्छा कोई और काम नहीं होगा. जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. लेकिन एक चीज तो है, क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव वर्कड in terms of your campaign, especially राहुल गांधी जी कैंपेन. और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर दिख रही है, 2-3 जगह पर हुआ है कि जो आपकी उम्मीदें थी वो उस पर आप खरे नहीं उतर पाए. यू नो, फाइटिंग द इलेक्शन फ्रॉम वायनाड, और इन ऑल लाइकलीहुड शी विल विन बाय मोर वोट्स देन राहुल गांधी. मुझको ऐसा लग रहा है. तो राहुल गांधी
प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बाकी जितने भी दिग्गज हैं पार्लियामेंट में वो सब लोग रहेंगे, तो इस बार पार्लियामेंट में मजा आएगा सर, लगता है मुझे लोकसभा में बहुत मजा आने वाला है। क्या लगता है सर आपको, भरत सोनी साहब? बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा। सी देयर शुड बी ए स्ट्रांग अपोजिशन। सरकार किसकी भी रहे, अपोजिशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो जो बातें रखते हैं वो बातें नेशनल मीडिया ने और देश की जनता ने देखना चाहिए कि इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न है वो पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं। ये नहीं कि पार्लियामेंट में एक बड़ा ग्रुप रहे, वो दूसरे को कोई भी प्रश्न उठाता है, लोगों के हित के प्रश्न उठाता है, तब भी उसको चुप करा दिया जा रहा है। तो ये इस बार, अब की बार से साहब देखिए राजीव जी, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है कि वो अच्छे को घर बिठा देते हैं और जो घर बैठे हैं उनको भी लाके सत्ता में बिठा देती हैं। तो मुझे बड़ा गर्व होता है हमारी ये जो लोकशाही है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। और मुझे ऐसे बड़ा साइलेंटली वो लोग एक चेंज लाके रख देते हैं कि सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जी से किसी एक पत्रकार ने उनको शायद प्रेशर में डालना चाहा और उनको ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आतंकवादियों के साथ उनका संबंध है, यानी कांग्रेस के नेतृत्व का। तो प्रियंका गांधी जी ने यह जवाब दिया, हाँ है, मेरा आतंकवाद से बहुत संबंध है, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले मेरी दादी और उसके बाद मेरे पिता को शहीद किया। I thought that was such an answer. It's amazing really. It was absolutely brilliant. जिसने भी ये स्ट्रेटजी सोची होगी कि कांग्रेस को दबाव में डाल दिया जाए ये लेकर के, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई अपना मुंह खोलेगा। भरत सोनी साहब। राजीव जी, आपने सही कहा। ये जो इंटरव्यू प्रियंका जी जो दे रही है, वो कार में से बैठने जा रही है और वहां पर वो पत्रकार उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बोलता है, एंड वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बोलती है। तो सर, क्या स्पॉन्टेनियस क्यों बोल पाती है वो सर? प्रियंका जी इसलिए स्पॉन्टेनियसली बोल पाए क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को झेला है, उन्होंने आतंकवाद का सहन किया है। और सर, जिसके घर में से जिनके इतने करीबी लोग, अगर आप कल राहुल जी का बर्थडे था तो आप छोटी प्रियंका जी, छोटे राहुल जी, इनका आप फोटो देखेंगे तो दे वर सो डियर टू इंदिरा जी, दे वर सो डियर टू देयर फादर। आप उसको देखेंगे और अगर उनको कोई देश सेवा के लिए, देश के खातिर कोई दूसरा कारण देके भी अगर उनको इस प्रकार से उनकी हत्या कर देता है तो उनके बच्चों को, उनके करीबी लोगों को बिल्कुल दिल को लगता है। और उसी पे अगर कोई कुरेदने के लिए, है ना, वो जो जख्म रहता है उसके ऊपर कुछ कुरेदने के लिए अगर कोई जो ऐसा प्रश्न पूछता है तो वो उनको ऐसा जवाब जरूर दे देते हैं सर वो लोग। और वो स्पॉन्टेनियस था, ऐसे कुछ सोचा समझा नहीं था या पहले से प्री प्लान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। तो सर, ये अभी जो स्पीकर के ऊपर अभी जो बातचीत चल रही है उसमें कोई प्रोग्रेस हुई सर, अगर आपके पास कोई खबर हो तो? लोकसभा स्पीकर के ऊपर सर, स्पीकर के ऊपर अभी तक तो अड़े हुए हैं वो लोग कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी का ही स्पीकर रहेगा। और हम लोग संजय राउत जी जो हमारे इंडिया अलायंस के घटक पक्ष के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बोला कि अगर तेलुगु देशम पार्टी अगर उनका जो ये खड़ा करती है तो हम लोग सारे लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक बात चल रही है। दूसरी बात कि अगर प्रणाली के हिसाब से जो प्रथा चलती है, प्रथा 10 साल से ये लोग ने नहीं अपनाई थी, वो बात अलग है, लेकिन प्रथा के हिसाब से अगर सत्ता पक्ष का जो स्पीकर होता है तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग वो लड़ेंगे और हम लोग उसके लिए बात करेंगे, ऐसा है। सोनी साहब, मगर बार बार राहुल गांधी जी ये कह रहा है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हमारे टच में है और ये सरकार माइट फॉल एनी टाइम, ये सरकार इज गोइंग टू कोलैप्स एनी टाइम। नाउ व्हाट इज दिस? बिकॉज बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ डेवलपमेंट के बात ही नहीं करते। मोदी जी फोकस्ड है सशक्त भारत, समृद्ध भारत में, विकसित भारत के सपने देखकर विरासत, विकास दोनों को दिमाग में रख के चल। देखो, कल नालंदा यूनिवर्सिटी के उन्होंने बख्तियार खिलजी ने तोड़ा और मोदी साहब ने 800 साल के साथ बाद बनाया। बीजेपी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विकसित भारत और राहुल गांधी सेइंग दैट सरकार गिरने वाली है, अलायंस पार्टनर हमारे टच में है, दिस जस्ट अ मोमेंट बिफोर दिस बीजेपी सरकार विल फॉल। हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, देखिए, बीजेपी सरकार को
वर्तमान जो बीजेपी सरकार अभी जो बनी है वो इस बार बीजेपी सरकार है। हाँ सर, वो मैं उसको नानी नानी सरकार बोलता हूँ, यानी नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस सरकार ऐसे बोलता हूं मैं इसको। तो वो सरकार अपने आप गिरेगी, इसलिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सब जगह बाकी अन्य घटक पक्ष उनके साथ जो बातें कर रहे हैं उसमें से पता चलता है हमें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा सर, वो जो बोल रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस 800 साल के बाद बनाया, ये सारी बातें सर 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने इस रिवाइवल के लिए बिहार के एमएलए के सामने बोल के इसको उन्होंने सामने लाई थी। ये बात 2010 में पार्लियामेंट ने इसका नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास किया था। सर ये 17 देश इसमें मिलकर बनाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन एज यूजुअल अगर जो मोदी साहब सर, आप अगर जो आज नीतीश कुमार जी का जो स्पीच देखेंगे उसमें भी नीतीश कुमार जी यही सारी बातें बताए जो मैंने अभी बताई है। तो सर जिनका जो काम था, जिन्होंने जिस समय पे जो करना था वो किया है। और सर हमारा देश एक विकासशील देश है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो उसमें जो शुरू करता है वो कभी कभी शायद उसको उद्घाटन नहीं भी कर पाता है, लेकिन जो उद्घाटन करता है उसमें बताना चाहिए कि ये इनके कारण शुरू हुआ था और हम लोगों सर ने वो नहीं बताते वो काम बताते, वो नहीं बताते सर। सर वो तो 2014 सर 2014 में आजादी मिली सर, 17 मई को क्या बात कर रहे हैं? तो सर वही इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है उसके ऊपर सर। और क्या है सर, देखिए हमारा देश but let's admit sir, it's a great thing for all Indians कि नालंदा यूनिवर्सिटी has been resurrected, पुनर्जीवित हुई है ना। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पुनर्जीवित हुआ है। मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, प्रदीप जी भी, आप भी, और बाकी सारा हिंदुस्तान भी। बहुत बढ़िया बात हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, द प्लानिंग फॉर दिस नालंदा यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड व्हेन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन दैट देयर इज नो डाउट। जी प्रदीप जी। And आगे जाके Prime Minister Modi says that look, the World Bank has called us the fastest growing economy in the world. World Bank ने कहा कि we are the fastest growing economy. The foreign rating agencies have 7.2 growth already बोल दिया। Our economic statistics says that हम लोग 8.2 GDP growth में बढ़ रहा है। Fitch rating is 7.2. Indian economy is moving upward in a great momentum. बट राहुल गांधी जी हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं मेक इन इंडिया को। राहुल गांधी जी ने फेक इन इंडिया बोला था, तो आलोचना ही करते रहते हैं, डेवलपमेंट की तारीफ नहीं करते। वी आर जंपिंग एंड मूविंग बाय क्वांटम जंप्स वेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न। सोनी साहब, ये स्टैटिस्टिक्स मोदी साहब ने दी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक वगैरह। प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी हमारे देश का जो पोटेंशियल है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि जिस प्रकार से इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए वो ग्रो हो रही है। तो उसमें किसी एक ने क्रेडिट लेना वो बात ठीक नहीं होगी। सर देखिए, अजय बांगा जी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को टैकल पॉवर्टी इफ इट इज गोइंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब साहब इसमें आप बताइए जॉब क्रिएशन कहां है? तो वो आगे क्या बोलते हैं, बेस्ट वे टू ड्राइव ए नेल इन द कॉफिन इज ग्रोथ। लेकिन सर ये जो महंगाई मैन आपने थोड़ी देर पहले बताया, महंगाई मैन जो है वो गरीबों का टमाटर छीन रहे हैं, वो पेट्रोल उनका महंगा कर रहे हैं, वो गैस उनका है महंगा कर रहे हैं। सर जॉब्स नहीं है, वो सिर्फ वोट पर उनकी नजर है। तो सर कहां से अपन ये करेंगे? सर हमारे देश का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन जरूरी है सर। अगर आप नहीं करोगे, आपके जो मैनिफेस्टो भी इन लोगों ने लाए थे, मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो लाए थे, वो मैनिफेस्टो में भी सर अगले 5 साल में लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर आज महंगाई इतनी बड़ी है कि एक गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को और जो लोअर मिडिल क्लास का जो बंदा है उसको सामान्य से सामान्य चीज जो है सर, दाल, राइस, रोटी, गेहूं की रोटी, ये खाने के लिए भी उसको बड़ी कठिनाई हो रही है। तो ये सर ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 10 साल से जो कर रहे हैं उनको देखने का है सर। भरत सोनी साहब, आज की कीमत बता दूं आपको, अरहर की दाल की, तूर दाल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, प्रीमियम पैक जो है वो 250 रुपए का है, 250 रुपए किलो। 250 रुपए का।
सर 250 रुपीज़ पर किलो, ये क्या है सर? मुझे अभी तक याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 100 रुपये से 105 या 110 रुपये हो गया था, बीजेपी ने हाहाकार मचा दी थी सर पूरे देश में कि देखो तूर दाल 110 रुपये की हो गई। सर अभी 250 रुपये की चल रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? सर इसके ऊपर आवाज हम लोग आने वाला जो सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन है, उसमें इस बात के ऊपर जरूर प्रश्न उठाएंगे। अभी हम लोग एक देश में बहुत बड़ा और अलग मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर सर जो नीट के एग्जाम के बारे में, नीट स्कैम जो हुआ है सर, उसके बारे में जो देश के युवकों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ जिससे खिलवाड़ हो रहा है सर वो एग्जाम दे कि नहीं दे, वो एग्जाम देने जाने के बाद, आने के बाद ही उसको पता चलता है कि एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम नहीं होगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो बोलते हैं कि स्कैम है ही नहीं। सर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वो पेपर लीक का पुख्ता प्रमाण नहीं है। और पुख्ता प्रमाण आपको क्या चाहिए सर? और साथ में कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो तो हर बार बोलते हैं सर। अरे सर स्कैम नहीं है तो दोषी कहां से आ गए, ये तो बताओ। सर देखिए, No, but this is, sir, but I agree with you. This is playing with the lives of, sir, this is playing with the lives of lakhs and crores of students. बिल्कुल सर। सर आज हम लोग के पूरे विश्व में आज हमारी इज्जत धर ली गई। क्यों सर? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारे बड़ा गर्व होता था कि हमारा नीट क्वालिफाइड है, हमारा नीट पीजी क्वालिफाइड है, हमारे यहाँ से आईआईटी का क्वालिफाइड है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बेजोड़ है सर, उसका कोई किसी के साथ कोई, वी आर सेकंड टू नन सर। उसके बारे में हमारी अगर जो इस प्रकार से विदेशों में हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जो वहां पढ़ रहे हैं, उनको आज क्या उनके फ्रेंड्स और उनके क्या बोल रहे होंगे? आर यू कमिंग फ्रॉम सच सिस्टम? हैव यू रियली पास द एग्जाम? सर इस प्रकार का जो सर ये पूरा क्या हो गया, ये एक व्यापम स्कैम जो हुआ था, उसका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। और सर इसका सारा जो एपिसेंटर है जी सर, और इसका जो एपिसेंटर है वो देखिए बीजेपी शासित राज्य है। इनका जो एपिसेंटर है वो बीजेपी शासित राज्य है। अगर आप जो उसको टैकल नहीं करोगे सर, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, फिजिक्स में जिसको 1 मार्क मिलता है, वो नीट के एग्जाम में उसको टॉपर है वो सर। 779 लोग को 720 मार्क मिले और वो 720 को बिलोंग करते हैं। 100% मार्क्स, यस 100% मार्क्स सर। आप हम लोग क्या दूसरे को बोलेंगे सर? मेरी खुद की भतीजी, वो खुद एग्जाम देके अभी उसने MHCET पास किया है, हम लोग उसको कुछ बोल नहीं पा रहे। ये क्या चल रहा है? राहुल गांधी has taken strict objections to FIR being filed on the protesting students. बोले एक कौन सी है? People, students are protesting for law, that national justice should prevail. आप उन पे FIR ले रहे हो। राहुल गांधी जी आगे जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कहा, आप परीक्षा पर चर्चा करते हो पर धांधली पर खामोश हो। धांधली पर खामोश क्यों हो? Now, as you said, बिहार, यूपी, बिहार, गुजरात में 60 करोड़ का जो ये स्कैम का घोटालेबाज पकड़े गए, 60 करोड़ वर्थ transactions have taken place and they have arrested. Gujarat, again BJP rule. Bihar, come BJP rule state. Uttar Pradesh, third case they found. तो जितने भी आप बोल रहे हो पकड़े गए लोग सब उसी स्टेट के, where the BJP is ruling. So now ultimately मोदी जी has to, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि खामोश क्यों हो मिस्टर मोदी जी, बोलिए। तो कब बोलेगा? When do you think he's going to speak? सर हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है प्रदीप जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया, ये कैसी परीक्षा पर चर्चा जहां रोजाना लीक होता है पर्चा। तो फिर से दोहराता हूं, ये कैसी परीक्षा पर चर्चा जहां रोजाना लीक होता है पर्चा। करेक्ट। देखिए सर, राहुल जी वही बोल रहे कि शिक्षा का जो सिस्टम है, पेपर लीक होना रोकना एक अलग बात है, और लीक होने के बाद उसके ऊपर हम लोग को किस प्रकार से कार्रवाई करना है वो एक अलग बात है। इसके ऊपर सिस्टम बनाना चाहिए। और सर सारी चीजें जो हो रही है वो आपके शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है? ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो गुजरात में, पेपर लीक हो रहे हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश में,
तो सर ये क्या आप, और वहां डबल इंजन सरकार है, ऐसा नहीं कि वहां कोई दूसरे पार्टी तो की इसका सरकार भी है। हाल क्या व्यापम वाला होने वाला है सर? क्या इसका भी हाल व्यापम वाला ही होगा नीट स्कैम? सर ऐसा इस बार तो सर, उस बार तो अपोजिशन थोड़ा वीक था व्यापम के टाइम पे, इस बार जी। ऐसा व्यापम जैसा होने नहीं देंगे सर। इस बार तो इसको हम लोग लेके लॉजिकल कंक्लूजन के लिए लेके ही जाएंगे सर, इस बार इसको नहीं छोड़ेंगे सर। लेकिन और एक कल- चीज पे आई एग्री टोटली विद राहुल गांधी जी, स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर करना सर, ये तो वाहियात है बिल्कुल। मतलब जली पे नमक छिड़कने वाली बात है। वो बेचारे अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, उनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, और कहां जाएं आप बताइए ना। राजीव जी इनकी मानसिकता ही ऐसी है, जो लड़ने आया उसी को अंदर डाल दो। मैं आपको एक अभी के इलेक्शन में हुआ हमारे मुलुंड में क्या हुआ, एक बीजेपी के कैंडिडेट पैसा बांटते हुए पकड़े गए जी और जो लोगों ने कंप्लेंट किया वो सारे लोग 10 दिन जेल में रहे। जी मालूम है, इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड गुरजोत सिंह कीर भी बेचारा जेल में था जी। बिल्कुल सर, गुरजोत सिंह कीर, अभिजीत चौहान, मिस्टर दलवी, ये सारे लोग बेचारे अंदर रहे। सर ये लोग कंप्लेनेंट है, ये लोग कंप्लेनेंट मतलब पहला काम करो, कंप्लेनेंट को अंदर डाल दो बस। यानी वो बढ़िया। अगली बार वो आए नहीं कंप्लेन करने के लिए। बीजेपी ब्लेम्स राहुल गांधी जी गारंटी, बोले राहुल गांधी जी गांधी गारंटी एक फेलियर गारंटी है। कर्नाटका में आप कह रहे हो कि शक्ति का एक साल 5,500 करोड़ यू स्पेंट ऑन फ्री राइड्स। आपने कहा कि हिमाचल में नारी शक्ति सम्मान 30% रिजर्वेशन फॉर पुलिस एंड वुमन को भर्ती में दे दिया है। तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल्स को फर्स्ट डे। यू आर सेइंग दिस इज राहुल गांधी गारंटी, मतलब बीजेपी से कर्नाटका में एक तरफ आप बोल रहे राहुल गांधी जी गारंटी, आप पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, इट्स बिकम एक्सपेंसिव। आप पानी पर भी टैक्स लगा रहे हो सोनी साहब, आप यू आर टैक्सिंग इवन वाटर, दैट इज द बीजेपी चार्जेस ऑन यू। तो एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ लूट रहे हो आप सोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, ये जो महिलाओं को जो कंसेशन दिया वो एक अलग बात है सर। ये शॉर्ट टर्म के अंदर इन लोग ये बता रहे हैं, ठीक है सर। हमारी जो इंडिया अलायंस की सरकार आई तो ये सारा जो रेवेन्यू जनरेशन जहां से होता है, अभी सारा रेवेन्यू जनरेशन कहां जाता है, किसी दो लोगों के पास जाता है सर। तो ये सारा जब देश सेवा में लगेगा, देश के हित में लगेगा, तब ये हम लोग दे पाएंगे। और कर्नाटका के अंदर है, एक थोड़े दिन रुकिए आप सर, वो सारे जो इन लोगों ने बताए हैं कर्नाटका के बस के और जो ऑटो रिक्शा मैन उसके अगेंस्ट जो गए हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं सर, वो सारा होगा। और हिमाचल प्रदेश में भी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने अडानी को सारे वो जो वेलफेयर मेजर्स थे उसके लिए जो चावल और सब जो देते थे उसको विड्रॉ कर लिया उन लोगों ने। तो सर इस प्रकार का बैक स्टैबिंग जो है वो ये लोग छोड़ दे। देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करे तो अच्छा है। और सर राहुल जी ने जितनी गारंटीज दी है, हम उस सभी गारंटीज पे हम लोग खड़े हैं। और अगर हमारी सरकार आई तो 8,500 रुपया भी देंगे और जो लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप का है वो भी देंगे। सरकार तो आने दीजिए सर। हम लोग को लोगों का प्यार और लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम पड़ गया। तो आलोचना आप पे भी होगा कि इलेक्शन 13 सीट क्या आगे लोकसभा में नाना पाटोले जी अपने वर्कर से अपना पैर को धुलवा था। नाउ दिस इज एरोगेंस, द बीजेपी से इसको कहते हो एरोगेंस। एक मोदी जी है जो सफाई कामगार का पैर अपने ही हाथों से धोते हैं सोप डाल के, और पाटोले जी है कि कांग्रेस वर्कर से अपने पैर को धुलवाते हैं। मोदी जी है कि वो फूलों की बरसात करता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है राम मंदिर में। तो डू यू थिंक दैट पाटोले जी को नहीं करना चाहिए था जो पैर धुलवाया कांग्रेस वर्कर से? प्रदीप जी, ये कोई ऐसा हमारा कोई भी नेता किसी वर्कर से पैर धुलवाएगा नहीं। हाँ सर, एक बात। दूसरी बात कि हमारा वर्कर भी किसी नेता का पैर धोएगा नहीं। सेकंड, थर्ड थिंग सर, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं सर। अगर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, मैं आपके ऑफिस में आता हूं, आपका पैर किसी गोबर में पड़ जाए, मेरे पास पानी की बोतल है और मैं पानी की बोतल आपके पैर पे डालूं तो मैंने आपके पैर धुए ऐसे माना जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना सर। एक ह्यूमैनिटी है, एक नेचुरल है कि अगर मैं किसके साथ चल रहा हूं उसका पैर अगर जो गंदे में पड़ गया
और उसको शूज पहनना है तो उसके पास पानी की बोतल है, उससे पानी डाला तो धोना नहीं कहा जाएगा। कहां धोता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें सर? आरोप तो लग रहा है, स्टिल फोटो पर आरोप लग रहा है। सर ऐसा सर उन लोगों ने कुछ अलग हिसाब से आप आरोप लगाइए। नाना पटोले जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने विदर्भा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी सीटें जीता के लाए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई है। तो सर उनको इस प्रकार से बदनाम करना और इनको ऐसा ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करके ये करना ठीक नहीं है। But the fact remains, sir, that as far as you are concerned, as far as the Congress is concerned, this election in Maharashtra has been very good for the Congress. You are now back as the single largest party in Maharashtra, and hopefully you'll do very well in the assembly elections as well. शरद पवार साहब तो कहते हैं कि मिनिमम 155 सीट आ रही हैं आपकी, ऐसा उन्होंने कहा। पवार साहब एक बहुत बड़े चाणक्य कहा जाए, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस कहे जाए, और सर उनको राजनीति की जो समझ है वो शायद ही किसी को है पूरे देश में जी। और अगर वो कुछ कैलकुलेशन करके बोलते हैं, सर देखिए पवार साहब 10 सीट लड़े और 8 सीट लेकर आए। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को 15 दो, उन्होंने मेरे को बोला सर वो डुएबल में मानते हैं कि मेरे को इतनी ही दे दो, मैं इतना ही ले आऊंगा। दैट इज वन। और सर इसमें ये जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर कोई बड़े भाई जैसा तो है नहीं कि मुझे ज्यादा सीट मिली तो मैं बड़ा भाई हूं। अभी भी हमारे नेता जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो उद्धव बालासाहब ठाकरे ही है, और सर वो ही अगर हमारी सत्ता आती है तो वो ही हमारे नेता रहेंगे। क्या बात है सर, वंडरफुल। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी भी सीटें ज्यादा आए अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सर उसी प्रकार से होगा। Wonderful. But I really would love to see what happens in Parliament now. I'm sure you're also waiting for Parliament to start. I really would love to see how Parliament this time will be different. I really hope and pray that 150 members of the opposition will not be suspended this time. I hope that does not happen. Sir, they will not dare to do that, sir. This time they will not dare to suspend. I wouldn't bet on it. Bharat Soni Sahab, I would not bet on it. Let us see, sir. One never knows. Right. Thank you so much, sir. Thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you as always. So nice of you, sir. Same here, Rajiv. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Pradeep ji. Thank you so much. Rajiv ji, you retain that handsome look forever. You make. You recognize him? Thank you, sir. I thought you said new anchor has come. Thank you. Yes, that is what. He looks very young boy. I have seen Rajiv ji very young. So He has taken his living certificate from the college. No, Bharat Soni Sahab knows me since the time of the Yes, Geli, yes, yes. since the 90s. yes. So, I used to walk into his office. I used to walk into his office, that Rahimullah house there. that's right. Opposite Moti Hotel. Thank you very much, sir. Namaskar, sir. Thank you, sir. Well, the Congress, I think, should be very, very happy with itself, irrespective of everything. And They have gained the most in this combination of MVA. Yes. Unexpectedly, 1 से 13 सीधा जाना. 1 से 14 actually, हाँ. 13 plus 1, sir. But if you ask them, they'll say, Vishal well, Patil. when you tell them 14, they correct you. They say 13 plus 1. I think he's an independent and he's going to join us. Extended support. And so is the gentleman from Ladakh. I think he Yes, also. yes. So which is quite nice. Let's go straight across to our old friend, very, very dear friend of ours, Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार। जय हिंद सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं जय सर? सिया राम, हर हर महादेव। तो सर एक ही सीट आई बस, क्या ये मतलब क्या हुआ? हाँ जी, सिर्फ एक सीट आई सर, अजीत दादा पवार। हाँ जो आई सो आई, एक तो आ गई। हाँ चलो, ये भी गनीमत है कि जीरो नहीं आई, सिफर नहीं आई, ये भी है। तो अभी आगे क्या सर? अभी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि अजीत दादा पवार के साथ जो एमएलए हैं वो उस तरफ चले जाएं, वापस शरद पवार साहब की तरफ घर वापसी हो जाए। और आज तो रामदास कदम साहब जो हैं उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया अजीत दादा पवार के बारे में, यानी एनसीपी के बारे में, और बीजेपी के बारे में भी कहा है। तो ये क्या चल रहा है सर? महायुति में गड़बड़ चल रही है क्या, मुकेश गांधी साहब? देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी जब हार होती है ना, तब हमेशा
थोड़ा टेंशन खड़ा होता है हर पार्टनर्स के बीच में। जैसे हम बिजनेस करते हैं और उसमें पार्टनरशिप में लॉस आ जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई लॉस आ जाएगा, तो अंदर अंदर उसकी एनालिसिस होती है, झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं। पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जो हुआ सो हुआ, उनका एनालिसिस करके सही ढंग से अंदर बैठ के, बंद कमरे में बैठ के सारे संवाद करने चाहिए और विवादों को मिटाना चाहिए। पर ये युति धर्म का धर्म आज हमारी अलग अलग पार्टियां बजाती नहीं है। अभी रामदास कदम जी को कुछ कहना था तो उनको अपने कोर ग्रुप में बैठ के युति के धर्म के मुताबिक बताना चाहिए था। अभी मैं किसी के लिए ऐसा ही कमेंट कर दूं कि भाई आपके कारण हमारी कंपनी को लॉस गया, तो ये बात गलत है। ये तीनों ने मिलके काम किया है, तीनों ने मिलके युति बनाई है, तो वो युति को सक्सेसफुल बनाने का काम तीनों को करना है। जब अनसक्सेस मिली है तो उसके क्या रीजंस है, वो जॉइंटली बैठ के एनालिसिस करके क्रिएटिवली क्या हमको क्या करना है, संगठन को कैसे पुश करना है। क्या हो जाता है कि नेता लोग अपने अपने स्टेटमेंट टीवी में डाल देते हैं, मीडिया में डाल देते हैं, सभाओं में डाल देते हैं, पर कार्यकर्ताओं की फीलिंग्स क्या है, कार्यकर्ताओं को रूट पे, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है। क्योंकि ये जो यूटी के टाइम में जब तीनों पार्टियां सब साथ में हुई तो उम्मीदवार जब जितने खड़े हुए थे, उस उम्मीदवारों के काम करने के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारी तीनों पार्टियों में से किसी ने ज्यादा फोकस नहीं किया कि उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे ज्यादा कार्यक्षम बनाना है और ज्यादा बूथ लेवल पे किस तरह से वोटिंग करवाना है। उसका आयोजन थोड़ा वीक हो गया और उसके सामने जो मुसलमानों का तुष्टीकरण होने से जो ध्रुवीकरण हो गया और जो हमको लॉस हो गया, और जनजातियों में, आदिवासियों में भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बंधारण जो है वो चेंज होने वाला है, उससे जो गलत मैसेज गया, इसके कारण हम हारे हुए हैं। लेकिन मुकेश गांधी साहब, मुसलमानों का तुष्टीकरण तो आपने किया है, आपने कहा ना, मतलब माफ कीजिएगा, एनडीए ने कहा, यहाँ आदरणीय और किसी ने नहीं, आदरणीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, भैंस उठा के ले जाएंगे। हाँ, पर बहुत सही बात है ना। अभी आप देखिए ना कि मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा, जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लिया जिसमें पूरी मुस्लिमों के फेवर करने की जब बात, कहाँ लिखा है सर? पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है मैंने, आपने पढ़ा है? मैंने भी पढ़ा है ना। हाँ, कहाँ पे लिखा बताइए सर, बताइए कहाँ लिखा, बताइए सर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए ना, मुस्लिम शब्द कहाँ पर आया है? पेज, मैं आपको पेज नंबर निकाल के दूंगा, वो पेज नंबर सर आप क्या देंगे? कोई आज तक ये बता नहीं पाया कि मुसलमानों को हम ये देने वाले हैं। कहाँ लिखा है कि मुसलमानों को मंगलसूत्र उठा करके दे देंगे या भैंस उठा करके दे देंगे? मंगलसूत्र तो ये क्या होता है, देखो पब्लिक डोमेन में इमोशनल अपील करने के लिए इन्होंने मंगलसूत्र का एक ये बनाया था। तो मंगलसूत्र अभी सुरक्षित है? मंगलसूत्र अभी सुरक्षित है कि गया? नहीं, मंगलसूत्र सुरक्षित है और रहेगा हमेशा। और आज ये जो पूरी चर्चाएं हो गई, जो पूरी बातें हो गई, पर आप वोटिंग पैटर्न जो देखेंगे, इसमें ध्रुवीकरण होकर के महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली वोट किस तरह से मुसलमानों ने दे दिए एक साथ मिलके। क्या इनसिक्योरिटी हो गई थी? क्या मोदी जी मुसलमानों को निकाल देने वाले थे भारत में से? इस तरह से माहौल बना करके, सर ये तो आपको देखना चाहिए था ना। ऐसा तो नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मुकेश गांधी जी, जो जीता वो सिकंदर, सीधी बात। नहीं, 2014 में कांग्रेस भी यही बात बोलती थी कि हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया गया, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, वो स्कैम। 2G स्कैम के जितने भी लोग थे सब लोगों को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, सब लोग बाहर आ गए मोदी जी के रूल में। और उसके बाद कांग्रेस ने भी यही बोला 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक हो गई, इसलिए हम लोग हार गए। अब वही एक्सक्यूज आप दे रहे हैं सर, ये तो आपको मालूम होना चाहिए था। आप पावर में थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं आई कि मुस्लिम वोट पूरा का पूरा ऐसे जाने वाला है। ये हमको मालूम था,
हम लोग यहां पर बोल रहे थे और आपको मालूम नहीं था। मुकेश गांधी साहब क्या बात कर रहे हैं, बोलिए ना। नहीं, वो बात आपकी सब सही है, मैं आपकी एनालिसिस को मानता हूं, पर इलेक्शन के टाइम में हर प्रोपेगेंडा की अलग अलग इफेक्ट होती है। और समझो कि मेरे सामने कोई सैन्य आ रहा है बड़ा जोर से, तो मुझे भी अपने सैन्य को एक्टिवेट करके उनके सामने जाना चाहिए। वो काम हमारी महायुति के घटक पक्षों ने नहीं किया, इसके कारण जो हार आई हुई है वो हम मान्य करते हैं। तो जातीय जनगणना जिस प्रकार से बात किए थे, नरेंद्र मोदी साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि जिसके जितना संख्या उतना उनका हक, जितने संख्या है उतना बजटरी एलोकेशन। तो ये एक डर का माहौल बन गया था कि अगर 14 से 20% आपका पॉपुलेशन का आपका टैली होता है तो 20% बजट एलोकेशन क्या उसमें होगा, तो उसमें एक फियर सा आ गया। बट आई जस्ट कम बैक टू नालंदा, जो कल एक जबरदस्त इंपैक्ट हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण, गांधी साहब दिस इज वेरी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट। 800 साल के बाद पुनर्निर्माण हो गए। बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, नरेंद्र मोदी ने संवारा। तो इस प्रकार से चल रहा, इस गवर्नमेंट ने दिखाया कि विरासत भी हम संभालेंगे और विकसित भारत का सपने भी देख रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। नहीं, देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा जो पुनर्जीवित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो प्रयत्न कर रहे हैं और जो काम उन्होंने आरंभ किया है, उनको हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा जब थी और उसके ऊपर अटैक हुआ, और जो हमारा वैदिक साहित्य जो था पूरा, हमारे स्क्रिप्चर्स थे, वो कितने इन्होंने जला दिए हैं। 6 महीने तक आग जलती रही थी सर, 6 महीने। तो आज क्या हो गया कि मुगलों ने आकर के हमारे हिंदुस्तान में, सर मुगल नहीं थे, खिलजी थे सर, खिलजी मुगल नहीं थे। आप खिलजी मुगल के ही वो सब आगे पीछे सब वो ही रहते हैं। पर ये क्या है कि इन्होंने हमारा एक तरफ से हमारे यहाँ देश में क्या हो गया लास्ट 1000 ईयर्स के अंदर, कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को तोड़ने का प्रयत्न एक तरह से ये मुगल और जितनी भी सल्तनतें बाहर से आई, वो उन्होंने हमारी मूर्तियां खंडित की, हमारे मंदिर खंडित किए, हमारा साहित्य जला दिया। और बाद में अंग्रेजों ने आकर के इससे भी आगे जाकर के हमारी मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम डाल के और हमारी पूरी इंडियन कल्चर को टोटल वेस्टर्नाइजेशन कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो जनरेशन है, हम लोग जो है, वो हमारे रूट कॉज के, हमारे जो रिलीजियस हमारी जो मान्यताएं है, हमारा जो साहित्य है, हमारे वेदों के पास जो ताकत है, वो ताकत हम तक आ नहीं। इसके कारण हम लोग थोड़े पीछे रह गए। और आज वापिस ये नालंदा विद्यापीठ को पुनर्जीवित किया है, और मोदी जी ने जैसा कहा है कि ये साहित्य जल गया, ये हो गया, फिर भी उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आज भी हमारे देश में जीवंत है। और उसको आगे जाकर के विकसित करने का काम जो मोदी जी ने उठाया है, बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन एक चीज है सर, छोटी सी करेक्शन, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया, अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया वो उनके फेवर में था, कोई दो राय नहीं है। दे वांटेड टू show that how superior their culture is, and they wanted to produce clerks. हिंदुस्तान में क्लरिकल स्टाफ किस तरीके से बनाया जाए to help the British government, ये था। लेकिन सर we cannot also ignore the fact that it is the British who discovered Harappa and Mohenjo-daro. It is the British who discovered Ajanta and Ellora. We had forgotten about it. और नालंदा के ऊपर जो रिसर्च की गई है कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया और सत्यानाश किया। सर उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो बख्तियार खिलजी ने कहा उसमें जो होली बुक है उनकी वो है, पता नहीं है, पता जला दो। 6 महीने तक जलती रही। ये सारी चीज़ें भी अंग्रेज़ों की वजह से हमारे पास आई हैं सर। तो ये वी मस्ट एक्नॉलेज दैट, मुकेश गांधी साहब। दैट इज द एप्रिशिएटिंग। अभी देखो, अंग्रेजों ने भी जो अच्छे काम किए हैं, और मैकॉले की शिक्षण पद्धति से जैसे हमारा एजुकेशन, हमारी तपोवन पद्धति का एजुकेशन जो था, वो हमारे उस वक्त के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे या हमारे एजुकेशन में जो लोग लगे हुए थे, आचार्य लोग थे, उन्होंने अपने
एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार किया नहीं, उसको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जी। उसका लाभ अंग्रेजों ने ले लिया, वो हमारा भी फॉल्ट है ना। करेक्ट सर। तो आपको लगता नहीं है कि वही चीज अभी हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मुकेश गांधी सर, आपको लगता नहीं वही चीज? क्योंकि अभी अभी जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये फिलोसॉफिकल सवाल है। आई नो यू हैव थॉट अबाउट दिस, आप इसके बारे में बहुत, आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं। हाँ जी सर, पहले हमारा कास्ट सिस्टम ये था कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे या सवर्ण जाति के लोग वेद पढ़ सकते थे और कोई नहीं पढ़ सकता था, ठीक है सर। तो आज दोबारा जब हम कास्ट सिस्टम के ऊपर इतना एम्फोसिस कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, कास्ट बेस्ड ये होना चाहिए, कास्ट बेस्ड वो होना चाहिए। आज हमारे फ्रेंड जो हैं लक्ष्मण हाके साहब, वो भी उपोषण में बैठे हैं, 8 दिन हो गए उनको फास्ट करते हुए, हंगर स्ट्राइक पे। उसके अलावा आज नीतीश कुमार साहब का जो वो 62% रिजर्वेशन जो उन्होंने बिहार में दिया, वो पटना हाईकोर्ट ने निकाल दिया, खारिज कर दिया उसको। तो आपको लगता नहीं कि एक बार फिर हम दोबारा उसी जातीय समीकरण को लेकर के और वो जातीय बिंदु को लेकर के और जातीय दीवारें बना रहे हैं हम लोग आपस में? मुकेश गांधी साहब। नहीं, आपका एनालिसिस बहुत अप्रिशिएटिंग है, बहुत अच्छा है, आपने एनालिसिस बहुत अच्छा किया है। और एक बात सही है कि देखिए हमारे यहाँ देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ को माना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बेसिक है। अभी बाद में चातुर्वर्ण व्यवस्था माने वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 आश्रम माने हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। और उसी तरह 4 वर्ण माने हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अभी ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म है, वो तो हम सब जानते हैं। पर शूद्र का कर्म माने लोगों ने ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया कि शूद्र माने क्षुद्र, श नहीं क्ष, शूद्र कर दिया, इंफीरियर बना दिया उसको। शूद्र माने उन्होंने जो हमारे आश्रम जो हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा है, वो शूद्र का काम क्या है, दोज द पर्सन हु इज सर्विंग टू द सोसाइटी, जिसमें एडवोकेट, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, सारे इंटेलिजेंस जो है, जो समाज की सेवा करते हैं, वो शूद्र का काम करते हैं। अगर वो ब्राह्मण में भी पैदा हुआ है पर वो समाज का काम करता है तो वो शूद्र है। अभी ये वर्ण व्यवस्था के कारण जो इनके पीछे उनकी जो व्यवस्था थी, वो क्या था कि जीनेटिक साइंस को इनको बरकरार रखना था। देखो, जीनेटिक आदमी का जितना स्ट्रांग रहेगा ना, उतना आदमी ज्यादा विकास करता है। अभी आज इंटरकास्ट मैरिज, फलाना डिकना, ये सब आ गया है। अभी पूरा क्या है कि अभी भेलपुरी हो गई है। अभी ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर अभी फिर से चर्चा करो और जाति गणना के ऊपर वापिस उसको आंदोलन के रूप में डाल दो। ये करने से पूरे हमारे समाज की व्यवस्था डिस्टर्ब होने वाली है। हमारा डिस्टर्ब हो गई है क्या होने वाली है? हो गई है सर। अभी आप देखिए ना, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, विजेएनटी आरक्षण। कहता हूं हमारा आइडियल बहुत अच्छा है, पर आज के अनुसंधान में हर युग के अंदर देखिए, भगवान भी अलग अलग युग में अवतार लेते हैं ना, तो अलग अलग काम करते हैं। आज हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो ज्ञान उपासक है, जो विचार उपासक है, दृष्टा है, उनको भी आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए। आज क्या हो गया है कि हर मूल्यों को हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है, राजकीय बना दिया है। ये राजकीय बनाने से क्या हो गया है कि न तो कॉमन मैन को फायदा होता है, न तो जनगणना के नाम के ऊपर इनका कोई अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब मैस हो गया है। ये मैस को निकालने के लिए कुछ विचारवंत लोगों को आगे आकर के हमारे देश का एक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दी ऑल दिस जनजाति, ऑल दिस धर्म संघर्ष, ये सबके ऊपर अभी फिर से विचार करने वाली हमें एक परंपरा खड़ी करनी पड़ेगी, एक आयोजन करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो मैं, राजीव जी आपने जो कहा वैसे ही है कि पूरा मैश हो गया है। One second, must stop you right there. We have just got the news that Mr. Arvind Kejriwal has just been granted bail in the liquor policy case. 15 minutes before. Yes, I got it just now. I'm so sorry. You are better informed than I am. Maybe, sir, you should be our consultant. You should be the consultant. So congratulations, Arvind Kejriwal has got bail. Wow, isn't that lovely? Are you are doing your job, no?
That's why you are busy and I was free, so I have seen the TV. Gandhi साहब, last time we were talking about भुजबल साहब नाराज है, भुजबल साहब नाराज था कि नासिक वाला सीट उनको मिला नहीं लोकसभा लड़ने के लिए। फिर भुजबल साहब नाराज हो गए जब सुनेत्रा पवार जी को एमपी का सीट दे दिया, he thought he was more deserving. देन फिर वो जो प्रफुल्ल पटेल जी को सीट मिलने वाले थे, सुनील तटकरे जी बोला था हमको मिलना चाहिए, सुनील तटकरे के सपोर्टर्स ने कहा द सिंगल कैबिनेट पोस्ट तटकरे इज मोर डिजर्विंग। तो इज एवरीथिंग ऑल राइट? और आप बोले थे कि नेक्स्ट डे में वो कैबिनेट में रहेंगे, उस मीटिंग में रहेंगे, और फिर आप हमको टिप करने वाले थे। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या एवरीथिंग ऑल राइट विद इन द एनसीपी, अजित पवार जी? देखिए, वैसे तो सब ऊपर से तो सब बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, पर छगन भुजबल जी नाराज हो गए थे, वो बात हकीकत है। क्योंकि छगन भुजबल जी का मुझे स्टैंड मालूम है कि पहले जो प्रफुल्ल पटेल जी को सीट मिलने वाली थी राज्यसभा की, जिन्होंने री इलेक्शन में लिया, वो सीट पहले भुजबल जी को एक्सपेक्ट करते थे। वो बाद में वो सीट के ऊपर प्रफुल्ल पटेल जी ने अपना इलेक्शन करके वो राज्यसभा में आ गए। अभी उनकी सीट जो वैकेंट हो गई, जो उन्होंने पहले जो राज्यसभा की सीट पे राजीनामा दिया था, रेजिग्नेशन दिया था, वो सीट वैकेंट होने के बाद में भुजबल जी का भी एक एक्सपेक्टेशन था कि ये सीट के ऊपर मुझे मिलना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है और मुझे राज्यसभा में लोकसभा में काम करना है। फिर उनको नासिक की सीट के ऊपर भी उनको मोदी जी ने वहां प्रॉमिस की हुई थी, फिर भी वो सीट लोकसभा की उनको नहीं मिली। तो क्या हो जाता है कि देखो, हम पार्टी में हैं, पर कोई भी बड़े नेता को ऐसा जब होता है तो एक नाराजगी आती है। पर छगन भुजबल जी को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो नाराजगी करके एक दिन नाराज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, पर दूसरे दिन से उसने अपनी नाराजगी को निकाल दिया और फिर से वो सक्रिय काम करके हमारी एनसीपी में अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, तटकरे जी के साथ मिलके काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी नाराजगी का अभी कोई सूर है नहीं। अभी पार्टी को किस तरह से मैक्सिमम सीट लानी चाहिए विधानसभा में, उसके लिए छगन भुजबल जी पूरे एक्टिव हो गए हैं। सुनेत्रा पवार जी को जो राज्यसभा का सीट दे दिया, डू यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओके विद इन द पार्टी? और दूसरा, उसके बाद शरद पवार जी बहुत एग्रेसिव हो गए। शरद पवार साहब मोदी साहब पर डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया। शरद पवार साहब ने कहा कि देखो, सुप्रिया सुले जी का मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज मोर देन द प्राइम मिनिस्टर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन वाराणसी। बोले प्राइम मिनिस्टर कहा था कि 4-5 लाख से जीतेंगे, बट सुप्रिया सुले 1.5 लाख से जीता एंड शी हैज गॉट मोर वोट मार्जिन देन द प्राइम मिनिस्टर। आगे जाके फिर आलोचना किया आज शरद पवार साहब ने कहा कि मोदी साहब बोल रहे कि इंटरनेशनल वॉर्स वो रोकते हैं फोन कॉल पर, ही स्टॉप्स वॉर इन इंटरनेशनल अरीना बाय फोन कॉल, बट इधर पेपर लीक रोक नहीं सकते। तो अलग अलग, तो हाउ डू यू सी, हैज सुनेत्रा पवार जी's elevation made शरद पवार more aggressive, made सुप्रिया सुले more aggressive, बारामती और हॉस्टाइल हो गया है? हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब? वही तो अजित पवार जी की चाल है ना हमारी पार्टी की। सुनेत्रा पवार जी को आगे किया, उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन देने के बाद में पूरा बारामती का एटमॉस्फेयर हिल गया है। अभी शरद पवार जी को एग्रेसिव होना ही था और हो गए, वो अच्छा भी है। अभी क्या होगा जाएगा कि शरद पवार जी और अजित पवार जी के हमारे दोनों गठ के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ वर्किंग खड़ा हो गया है। अभी जो इसमें से अजित पवार जी जो लोकहित के काम करते हैं, वो लोकहित के कामों को हमारे पार्टी के वर्कर्सों को और हम लोगों को ले जाना चाहिए, तो ये हम शरद पवार जी को अच्छा जवाब दे सकते हैं ज्यादा सीट ला करके। अभी खाली चर्चा करने से उनके वो एलिगेशन करेंगे, फिर हम करेंगे, और हम जैसे प्रवक्ता या कार्यकर्ताओं को एलिगेशन नहीं करना चाहिए। हमको सबको साथ में लेकर के काम करना चाहिए और पार्टी की जो भी फॉर्मूला बनती है, पार्टी का जो भी स्टैंड खड़ा होता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुकेश गांधी साहब, जिस तरीके से सिर्फ एक सीट मिली अजीत दादा पवार को, एक सीट, वो भी सुनील तटकरे साहब को, और सुनील तटकरे साहब अपने अपने बलबूते पे जीते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्कर्स ने काम नहीं किया, पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने उन्होंने कह दिया कि भाई अगर जीते तो जीते, हारे तो हारे? ये सब हुआ क्या? नहीं, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि ऐसा है
कि पूरा माहौल जो था वो टोटली अगेंस्ट चला गया था, और वो अगेंस्ट जाने के कारण जो सारी सीटें थी वो सीटों का मार्जिन हमारा टूट गया, और हमारा डिफरेंस बढ़ने के कारण हमको सिर्फ एक सीट मिली। तटकरे जी को भी जो मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी, लीड मिलनी चाहिए थी, उतनी लीड भी उनको नहीं मिली जो उसको उनको ज्यादा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त। तो अभी क्या है कि ये परिस्थिति अभी जो हो गई सो हो गई, अभी बूंद से गई वो होद से नहीं आती भैया। तो अभी तो जो मिला है वो बूंद को समा के उसको विराट स्वरूप देना है, और अभी एक नया अभियान करके हमारी एनसीपी को हमें आगे बढ़ाना है। तो 4 महीने बाद क्या होगा सर? गांधी साहब बोलो। गांधी साहब, आरएसएस और जो प्रिंसिपल पार्टी है आपके अलायंस के, प्रिंसिपल पार्टी बीजेपी और आरएसएस, तो आरएसएस और बीजेपी कोलिशन कोर्स में मोहन भागवत जी बहुत आलोचना किया। मोहन भागवत जी मोदी जी के लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जो डिबेट है उसमें भी आलोचना किया, मोदी जी के मणिपुर पॉलिसी में भी आलोचना किया। मोहन भागवत जी कहा कि आपका परम कर्तव्य बनता है कि मणिपुर के बारे में सोचे। तो एक के बाद ये आरएसएस के आलोचना क्या आपके पूरे जो एनडीए है उसमें बहुत बड़ा फूट डालेगा? थिंग्स विल गो वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स। कैसे देखते हो आप एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर? 1 मिनट। क्या है, अभी भागवत जी ने जिस तरह से आलोचना की और जो पिन पॉइंट्स जो उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स कहे हैं वो बहुत अच्छा किया है भागवत जी ने। क्योंकि क्या है कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज काम करते थे तो उनके ऊपर रामदास कदम जी का एक मार्गदर्शन था, उनको टोकने वाले वो थे, उनको आगे बढ़ाने वाले वो थे। उसी तरह बीजेपी को आगे बढ़ाने वाली आरएसएस है, और बीजेपी अगर कोई राह से थोड़ी गुमराह होती है या डाइवर्जन होता है तो मोहन भागवत जी और आरएसएस की जैसी संगठना में से खड़ी हुई बीजेपी को उनको कहने का अधिकार है। और भागवत जी ने जो भी बात कही है उनका मैं तो समर्थन करता हूं, मुझे अच्छा लगा है। और हमारे बीजेपी के लोगों ने भी इसको बरोबर गौर से सुन के पूरी तरह से उसका अनुसरण करके आरएसएस के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। बीजेपी अकेली कभी भी इलेक्शन पूरा नहीं जीत सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आरएसएस के वर्कर और आरएसएस की स्पिरिट जिस तरह से फील्ड पे काम करती है, वो ताकत को अगर बीजेपी अहंकार से माइनस करके चलती है तो उतनी सीटें उनकी भी माइनस हो जाएगी। ये मेरा तो हो गई ना सर, नड्डा जी को क्या जरूरत पड़ गई थी बोलने की? वही है ना। तो अभी आगे जाके भी अगर हमारे बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये नहीं चलेगा भैया। आज देखो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी क्यों टिक गए? क्योंकि इनके पीछे शिवसैनिकों का फोर्स था, उनकी शाखाएं बंधी हुई थी, शाखा पे लोगों की मूवमेंट चालू रही थी। और शिंदे जी को भी उनको फाइट करने में तकलीफ पड़ती थी, क्योंकि शिंदे जी की इतनी शाखाएं शिवसेना की बनी हुई नहीं थी जितनी ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की बनी हुई है। तो आज वो क्या होता है कि जो संगठन का जो बेस तैयार होता है ना, वही पार्टी को फोर्स देता है। आज हमारे एनसीपी का क्या है, शरद पवार गट होगा या अजीत पवार गट का है, हमारे इतने कार्यालय जो संपर्क कार्यालय बनने चाहिए वो नहीं बने हैं। तो लोगों के साथ में जनसंपर्क कैसे रहेगा? लोगों का हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको वोट कैसा देंगे? अभी जो पार्टी के पीछे फील्ड वर्क के ऊपर शिवसेना जैसी शाखा का संगठन नहीं होगा, वो पार्टी को जनाधार कम मिलेगा और उसके कारण इलेक्शन में हार जीत का बड़ा फायदा नुकसान होने वाला है। ये मेरा स्पष्ट मानना है। आपको लगता है आगे चल करके, क्योंकि ये बातचीत तो हो रही है और बीजेपी ने इसके बारे में कहा भी है कि उद्धव ठाकरे जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब हमारे साथ थे तो उनकी 18 सीटें थीं, अब सिर्फ 9 रह गई हैं। तो आपको लगता है कि आगे जाकर के उद्धव ठाकरे जी वापस बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को घड़ी घड़ी वो ही पुरानी स्टोरी नहीं बोलनी चाहिए। ये बोल के क्या फायदा है, पहले हमारे साथ थे। अरे भैया, पहले मैं जवान था तो मैं 15 रसगुल्ला खा जाता था,
आज मैं 2 ही रसगुल्ला 5 रसगुल्ला खा सकता हूं मान। तो अभी ये कोई कंपैरिजन नहीं है। और आज उद्धव का जो माहौल बना है, उद्धव ठाकरे जी का, उसके अंदर मुझे तो नहीं लगता है कि वो वापस बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करेंगे। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 9 सीटें रह गई सर, 23 में से ओनली 9 सीट। वही है ना, देखिए बीजेपी ने जिस तरह से जनसंपर्क कार्यालय बना करके लोगों के साथ में जो कनेक्टिविटी करनी चाहिए थी वो कम हो गई। हमारी पार्टी का भी जनसंपर्क कार्यालय हमारे कम है, तो लोगों के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए कोई बात होनी चाहिए। और दूसरा, जो कुछ भी होगा, पर जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के अंदर अगर छोटे कार्यकर्ताओं के, मध्यम कार्यकर्ताओं को वो अगर साथ में नहीं लेते हैं और ऊपर के ऊपर लेवल में 5-6 लोग अगर पूरा प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यकर्ता को एक ही फरमान देते हैं, आप देखना कोई भी पार्टी का नेता होगा ना, कोई भी पार्टी का, तो क्या बोलेगा, चलो अभी काम पे लग जाओ, अभी काम शुरू करो, अभी प्रचार शुरू करो। अरे पर भाई, उसके पीछे आप क्या मदद करने वाले हैं, क्या मशीनरी देने वाले हैं, क्या प्रोपेगेंडा का स्लोगन होने वाला है? कोई नहीं, बस काम पे लग जाओ। ये कहने से कोई पार्टी का आगे जाकर के कोई वृद्धि नहीं होगी जी, दुरुस्त और बात। विस्तार नहीं होगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बार बार ये मांग करी है, रिक्वेस्ट भी करी है हाईकमांड क्या? से, भारतीय जनता पार्टी की, कि भाई मुझे आप उप मुख्यमंत्री के पद से छुट्टी दीजिए, मुझे राज्य के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाइए ताकि मैं पार्टी का काम कर सकूं। आपको लगता है ऐसा होगा सर? अभी देखिए, वो अध्यक्ष बने या न बने, उनके हाथ में ही तो पूरी लगाम है, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में। अभी वो संगठन में आके अध्यक्ष पद ले और काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस जी को जितने भी कार्यकर्ता है आज बीजेपी में, आज कितने अच्छे अच्छे लोग बीजेपी में जुड़ने के लिए तैयार थे, पर बीजेपी ने लोगों को नहीं जोड़ा। उनका जो फिक्स ग्रुप है, वो फिक्स ग्रुप किसी को अंदर लेता ही नहीं है। आज बंबई में, साउथ बंबई की मैं बात करूं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के पास भी कितने कार्यकर्ता गए, पर उन्होंने उनको पार्टी में नहीं जोड़ा। इसी तरह से विनोद तावड़े जी भी थे, उस टाइम में भी उन्होंने नए लोगों को जोड़ा नहीं। वो पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को और पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं और अपना पार्टी का काम करवाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप विविध लोगों को, पूरे जनाधार को, पढ़ाने वाले लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो आपका रिजल्ट कमजोर ही आने वाला है। गांधी साहब, डू यू थिंक दैट राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहा ना कि द कांग्रेस एंड इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी, ये जो मोदी जी के तानाशाह या डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, एक अपने आप में एक डिक्टेटर तानाशाह बन गया था। He says we have destroyed the concept and the idea of Modi. Modi has become today more humble. Modi has become more democratic. मोदी जी संविधान के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने माथा टेकता है। मोदी जी अपने डीपी फोटोग्राफ में इंक्लूसिव सब पार्टी के फोटोग्राफ डाल देते हैं। हार में अब 3-4 नेता हार के अंदर घुस जाता है, तो पहले मोदी जी अकेले एक ही हार में, तो राहुल गांधी is taking a credit for destroying the idea and concept of Modi. How do you see the statement, गांधी साहब? देख, राहुल जी ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया है कि ऑपोजिशन में उन्होंने 99 सीट कांग्रेस की लाई और पूरे इंडी घटकों की भी सीटें आने से हमारा एक ऑपोजिशन, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में आजादी के बाद में रूलिंग पार्टी के सामने जो स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए था, वो आज तक नहीं था। वो राहुल गांधी के और इंडी के कारण हुआ है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मोदी जी के अंदर जो कोई भी बदलाव आए हैं, जो हमको दिखते हैं, वो अच्छे ही है। पर मैं एक स्टेटमेंट के साथ में सहमत नहीं हूं कि मोदी जी डिक्टेटर और तानाशाही वाले हैं। मोदी जी ने कभी भी हिंदुस्तान में रह करके 10 साल में कभी डिक्टेटर गिरी नहीं की है, न तो कोई तानाशाही की है। ये एक प्रकार का इनके ऊपर रॉन्ग एलिगेशन कांग्रेस और इंडी लगा रही है, इसके सामने मेरा सख्त विरोध है। क्या बात है, वंडरफुल। तो आगे क्या सर? अभी असेंबली इलेक्शंस की तैयारी?
अभी हो जा शुरू, काम कार्यकर्ता हो, काम करना शुरू करो, पार्टी को आगे बढ़ाओ। और झगड़ा पार्टी को झगड़ा विजयी लाने आज से के लिए- शुरू हो गया। रामदास कदम ने बोला 100 सीट हमको चाहिए, वी वांट 100 सीट्स आउट ऑफ 288, नो कॉम्प्रोमाइज। एक नाथ शिंदे से देखो ऐसा है, मैंने वही कहा ना कि ये सब हमारे नेता जो है ना यूपी के, या जो भी बंद दरवाजे में बात करने को इनको आती नहीं है और खुले मैदान में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लाइमलाइट ले रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। इससे लोग भी इरिटेट होते हैं, कार्यकर्ता भी इरिटेट होता है और कार्यकर्ताओं को भी फेस करना पड़ता है ना इनके कारण। तो ये गलत है, रामदास कदम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अजीत पवार जैसे मान्यवर व्यक्ति के बारे में इस तरह से कमेंट करना उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है और इन्होंने गलत किया है। मैं उसका सख्त शब्दों में विरोध करता हूं कि रामदास कदम जी आप कभी भी ऐसा नहीं बोलिए। अजीत पवार एक ऐसा आदमी है, मैं उनकी पार्टी में हूं इसलिए नहीं कहता हूं कि ही इज ऑलवेज हैव अ नेचर टू हेल्प द अदर पीपल। वो सबको हेल्प करने वाला है और सबको साथ में लेकर के चलने वाला है जी। अभी एक सीट आई या तकलीफ हुई वो बात अलग है, पर आज यूपी के अंदर ये जो 3 पार्टियों का कॉम्बिनेशन हुआ है उसमें अजीत पवार एक जबरदस्त पावर है, फोर्स है, इसको मान्य करके चलो, नहीं तो रामदास जी आप अकेले रह जाएंगे और शरद पवार जी और उद्धव जी आपसे आगे निकल जाएंगे, ये बात भी समझ लेना। लेकिन मुकेश गांधी साहब, अजीत दादा पवार साहब को भी क्या जरूरत पड़ी थी वो रविंद्र नाट्य मंदिर में शरद पवार साहब के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलने की कि अब तो 84 साल के हो गए हो, कब तक चलोगे, कब तक क्या करोगे। तो ये बात भी तो लोगों को पसंद नहीं आई ना सर। नहीं, रविंद्र नाट्य मंदिर में नहीं, अपना ये वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में। वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में बाद में हुआ, उसके पहले की बात कर रहे नहीं, सॉरी एमईटी में। हाँ। एमईटी में हाँ, एमईटी में हाँ, जो एमईटी में पहले जीतने के- क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने अभी की ये सर। देखो, हाँ वो देखो ऐसा है, जब आदमी अलग होता है तो अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ये तो करना ही पड़ता है, करना और वो पड़ता है। उनसे हो, चलिए। हाँ करना पड़ता है। आप देखो ना हर लोगों का ऐसा हो रहा है, और जो भी एनालिसिस उन्होंने किए, उनको जो भी दुख हुआ है, उनको जो भी तकलीफें हुई है, उसका उन्होंने उस टाइम में एमईटी में एनालिसिस किया था कि किसके कारण हम लोग पीछे रह गए और क्यों हमको ये पार्टी शरद पवार जी से अलग होकर के हमारी पार्टी बनानी पड़ी, और पूरे 40-50 पूरे एमएलए उनके साथ में क्यों जुड़ गए। इसी कारण जुड़ गए क्योंकि शरद पवार साहब की जो नीति थी वो नीति लोगों को पसंद नहीं थी, इसमें विकास नहीं हो रहा था। इसके लिए अजीत पवार ने उनके ऊपर जो भी टीका की है वो उस टाइम के लिए बरोबर है, तो करनी पड़ती है। चलिए सर, करनी पड़ी और उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। उसके कारण हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है सर, ये पूरी सिचुएशन ये टाइम में कांग्रेस ने और इंडी घटक ने जिस तरह से पूरा अलग टाइप का ध्रुवीकरण को पुष्टि दी और मोदी के सारे हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को रिवर्स कर दिया, इसके कारण, और जनजातियों में कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात डाल दी कि इसके कारण आपका सब पूरा हाथ चले जाएंगे, इसके कारण हमारा इलेक्शन में यूपी का विजय पराजय में पलट हो गया है। राइट सर, थैंक यू सो मच मुकेश गांधी साहब। Love talking to you. Thank you very much sir. God bless you as always. Nice of you. जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। So everybody's blaming the Muslims for the defeat. I mean, come on. Are the Muslims so much? I mean, but how much is the Muslim vote in Maharashtra? What you told the BJP was right. You always knew they were not going to vote for you. Why They are you won't. harping about it now? That's right. So what are you harping about now? That is And number one. If they're not voting for you, they will vote for somebody opposite you. So they voted for. And Pradeep ji, even the OBC vote is shifted, even the tribal vote, even the scheduled caste vote is shifted. और तो और छोड़िए, मायावती जी का जो वोट था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी निर्भर थी विदर्भ में, वो भी शिफ्ट हो गया, वो भी चला गया सामने कांग्रेस को। Exactly. और इस तरफ एनसीपी को, मतलब I don't know which world these guys And were living Fadnavis, in. Mr. Devendra Fadnavis is still saying that the difference between the Mahayuti and NDA is only 1%.
and we're going to take over that 1%. God bless them all. They don't know who's standing in front of them. In front of them is a man called Sharad Pawar. You don't take him lightly. You take him lightly at your own peril. In any event, let's go to our next guest. Before we go to our next guest, I am so happy at the fact that Mr. Mr. Arvind Kejriwal has finally been granted bail. Yes. So, which means, Pradeep ji, he's been granted bail in PMLA. Which means there is no evidence against him. You can only be granted bail if there is no evidence against you. That's it. So, that particular argument has held water. Could it be something to do with the fact that, the election results or something? I mean, I'm not sure. But this is a real surprise. I don't know. Now, we can very boldly say that the judiciary has acted judicially. You mean the judiciary has acted judiciously? Judiciously, absolutely judiciously. Fantastic. Very well. I mean, because this is the first time. I mean, that a lower court, Pradeep ji, Yes, is the yes. Rouse Avenue court, Bilkul. is the special court, yes. PMLA special court which has granted bail. So you can't even appeal against it. Let's be very clear, because the PMLA court which has granted bail. You can't go against your own court, but of course you can. But, That's a separate issue. We also believe that every courts at every level, they have to show their fierce independence in certain matters. You cannot act under pressure. Whatever the pressure is, you cannot, because here we are seeing things that, one thing why Prime Minister Modi has not probably got the majority is this totalitarian way of putting opposition in jail continuously. That's right. People are watching and people do act. That if you give him total power, he'll be more of a totalitarian. And as Mr. Chaudhary, the senior defense counsel for Mr. Arvind Kejriwal said, if they can do this to me as the chief minister, imagine what they'll do to an ordinary man. No say at all. I mean, come on. No say. Right, at the moment with us, after a long time, Dr. Seema Malik of the Sharad Chandra Pawar NCP. Dr. Malik, very good evening, ma'am. Namaskar. Good evening. How are you, ma'am? How are you? She again thought of the new angle sitting here. And congratulations, ma'am. Oh, what a performance. What a performance from Mr. Sharad Pawar. Absolutely wonderful. 8 out of 10, 80%. You won 80% of the seats that you fought. Fantastic. और आज शरद पवार साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए जो है उसको कम से कम मिनिमम 155 सीट मिलेगी असेंबली में, 155 सीट्स. आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, जरा बताएं प्लीज, योर थॉट्स. देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि हमें सीट्स मिलेंगी इतनी, और पवार साहब ने कहा है और हम लोग को भी लगता है ऐसा, और ऑफ कोर्स कितनी सीट्स मिलती हैं उस पर डिपेंड करता है. एंड मतलब पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हमें इतनी सीट्स मिलेंगी. और एक अच्छा वो है, क्या बोलूँ मैं, मतलब हमें लगता है कि हमें इतनी सीट्स मिलेंगी, और हम क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. Dr. Seema Malik, again, has Baramati become the center point of fight in Maharashtra, political fights in Maharashtra? Because after Sunitra Pawar lost, again Sunitra Pawar ji ko Rajya Sabha mein MP banakar, Baramati has become the focal point of the entire political conflict in Maharashtra. Pawar Sahab has become very aggressive because Pawar Sahab ne clear cut kaha ki Modi ji, Supriya Sule has got more votes, the margin of victory of Supriya Sule is more than what you have done in Varanasi. Now, how do you see the conflict zone being Baramati? देखिए, उनको वोट्स मिले हैं और इतने सारे वोट्स मिले हैं, इतनी अच्छी मार्जिन से वो जीती हैं, और हमें ये सब बातें पहले ही बताती हैं. हम लोग हमेशा ही कहते थे ये चीज़, और मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं है. ये इतनी ज़्यादा उनको सीट्स मिली हैं, इतने अच्छे मार्जिन से वो जीती हैं. एंड मतलब समथिंग, मैं तो कहूँगी शायद पुरानी बात है ये, और अब आगे भी हमें अच्छे से काम करना है. एंड ऑफ कोर्स मोदी जी से भी ज़्यादा मार्जिन से जीती हैं, ये तो है ही. और यही सब क्या, पहले पवार साहब पे आलोचना था कि पवार साहब इज इंस्टिगेटिंग द मराठा एजिटेशन. मनोज जरांगे पाटिल जी जो भी आंदोलन कर रहा था, सब बोले कि पवार साहब इनके पीछे, शरद पवार साहब इज डूइंग दिस. अभी ओबीसी के लक्ष्मण हाके जी भी बैठे हैं आंदोलन पे, और उग्र आंदोलन, और दोनों बैठे भूख हड़ताल पर बैठे
अन्न वन्न कुछ नहीं ले रहे, they are total under. So how do you see this? What's happening in Maharashtra? Electorally कैसे देखते हो? Because Vidhan Sabha is just 2 months away. How you think ये दो agitation कहाँ पर ले जाएगा स्टेट को? Has this government, Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar government failed to address these issues? बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए मतलब उन्होंने कुछ करा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। और जहाँ तक मराठा रिजर्वेशन की बात है, कुछ भी देखिए मतलब जो होना है उसमें ही तो यही है कि अमेंडमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ होना चाहिए उसका एक जो भी जो भी उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको होना चाहिए। उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं वो लोग। तो देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन मराठास के लिए क्या कर रहे हैं वो। और देखिए जिस तरह से हम लोग ने हमेशा ही कहते रहे, पवार साहब ने हमेशा ही बोला ये बात कि आप जो भी है अमेंडमेंट करिए या कुछ 50% कैप के बारे में कुछ बात करिए। और हम लोग भी हमेशा इस चीज़ को रिपीट करते रहे हैं और हमेशा कहते रहे, पर कभी भी मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है इन लोगों को। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है मैम, वो तो सिर्फ राहुल गांधी जी, शरद पवार जी और अखिलेश यादव जी और बाकी जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो उसका एक्चुअल जेन्युइन सोल्यूशन जो है वो तो वही निकाल रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि जब तक वो 50% कैप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लागू किया गया है आरक्षण पर, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक आप आरक्षण दे नहीं सकते, क्योंकि मराठा आरक्षण आप देंगे कहाँ से? यू कांट गिव इट। देखिए वही तो हम भी कह रहे हैं, वही बात मैं कह रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं कह रही मैं। पता नहीं शायद आपको सेम थिंग यू आर रिपीटिंग सीम्स। देखिए मैं तो यही बात आपसे कह रही हूँ कि हम लोग शुरू से ही ये बात कहते हैं कि आपको 50% कैप को हटाना है, एंड अनदर थिंग इज वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, जो उन्होंने कभी करा ही नहीं, बात ही नहीं करते उसकी। तो वही बात है कि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। और हम लोग रिपीट करते रहते हैं हमेशा कि यू डू दिस, पता नहीं आई डोंट। तो एक तरीके से देखा जाए कि असेंबली इलेक्शन जो आने वाली है उसके लिए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे इस सरकार से कि मराठों के लिए एक स्पेशल सेशन कैरी किया गया, और जिसमें सबको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। दे हेल्ड द स्पेशल सेशन। उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा सर, ट्राई नहीं करा उन्होंने कभी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे लिए क्यों अच्छा है, या जो भी हमारे लिए क्यों अच्छा है? देखिए हम तो हमेशा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर आप करते ही नहीं वो लोग। तो बेसिक बात ये है, they should of course will raise this issue in the parliament and will try this thing कि हाँ कुछ हो, पर वो तो कुछ करेंगे तभी होगा ना सर, कुछ करते ही इनफैक्ट नहीं अभी तो एक और सिचुएशन बन गई है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। आज पटना हाई कोर्ट ने जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 62% दे दी थी आरक्षण, उसको खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको क्या लगता है किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे मराठा समुदाय को कि आपका आरक्षण फिर भी सुरक्षित है? मैम देखिए हम क्यों एक्सप्लेन करेंगे? देखिए हम तो कहीं नहीं रहे कि आपका सुरक्षित है या नहीं है, पहले हमें उठाना पड़ेगा ना उस बात को, तभी तो कुछ होगा। जब हम उस बात को कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कुछ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट रेजिंग। No, I am talking about the government. How will they explain to the Maratha community? Because they've been caught out. हाँ वो तो है, बट मतलब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो अंदाज में? जी प्रदीप जी, मतलब Seema Malik ji, there's a lot of talk politically that Rohit Pawar wants to be the president, Maharashtra president, Rashtrawadi Party, जयंत पाटिल जी, और बहुत चर्चा चल रहा है जयंत पाटिल वर्सेस रोहित पवार, that Rohit Pawar want to usurp the post of Jayant Patil अध्यक्ष बना। तो how do you see the entire thing coming up? I think Supriya Sule ji came and said that these things are not there. ये सब बातें हैं, there's no सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। Rohit Pawar doesn't have any aim or ambition to be the president of the party. How do you see but the rumor जो जिस प्रकार से चला, सीमा मलिक जी? हाँ जी, देखिए र्यूमर ही बोलेंगे हम इसको, और क्या बोलेंगे। एंड बोल ही दिया है मैम ने कि कोई भी इसमें कोई मतलब आधार नहीं है इस चीज़ में, और ये कहना मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है या कुछ ऐसी बात हुई है। तो मुझे लगता है नहीं कुछ भी ऐसी बात है।
पता there's नहीं no पता। factionalism. You're saying there's no factionalism. yes कोई झगड़ा नहीं है. जी, नहीं कोई झगड़ा नहीं। Rohit Pawar is not ambitious. How can I say that he is not ambitious? Ambitious तो कोई भी हो सकता है, और होते ही हैं लोग पॉलिटिक्स में, कोई भी ऐसा नहीं होता जो ambitious नहीं हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे या कुछ ऐसा। In fact, I met him also. He said कि नहीं, I'm nothing like that. So he didn't like that. Pawar sahab, Sharad Pawar sahab, I've been talking, he's become very aggressive lately when Narendra Modi ji is concerned. उन्होंने कहा कि gone are the days where one person would lead one party, the country. आज पूरा बदल गया है, सीन बदल गया है, कोलिशन इज कम, 2 क्रचेस मोदी जी को लगेंगे, अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मोदी जी ये कहते थे कि एक फोन पर इंटरनेशनल वॉर रुकाते थे, ये मोदी जी कहने वाले आज पेपर लीक्स पूरे देश में जो नीट वगैरह हो रहा है उस चीज को रोक नहीं पा रहे। तो पवार साहब has become recently very aggressive against Prime Minister Modi. How do you see that, सीमा मलिक जी? देखिए, सेंटेंस ऑफ द डे है ये कि पेपर लीक नहीं रोक पा रहे और वॉर रोक देते हैं, चाहे हम लोग भी कई बार कह चुके हैं। और ये तो ये है कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, एंड जहाँ तक देखिए पेपर लीक की बात है, हम लोग बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, कितनी बार वी टॉक्ड अबाउट दैट थिंग, पर कभी भी उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। आज शायद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो शायद इतना वो अल्लाह हो रहा है, बात हो रही है, और अभी भी देखिए नीट तो नहीं करा उन्होंने कुछ भी। तो ये बात तो है ही है कि आप बातें करते हैं कि हम ये करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब पेपर लीक को कर सकते हैं, एंड ही कैन नॉट तो मैम, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस नीट स्कैम? ये जो नीट का मसला चल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स अपीयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देयर एंटायर फ्यूचर हैज बीन brought into doubt. I mean, God knows what they would be feeling like at the moment, man. कैंसिल करना चाहिए, सीधी सी बात है, बट दे विल नॉट। अभी इतना बोल रहे हैं सब करके, पहले वो आते हैं बोलते कि नहीं कोई बात ही नहीं है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस ही सेट की कुछ ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ स्कैम और समथिंग, एंड जो भी है उनको कैंसिल कर। ये चीजें ऐसी मतलब सो दिस थिंग, वो कहते हैं कि हाँ भाई इतने हम तो वी आर डूइंग यू नो नंबर्स या जो भी लाइक जिसका जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती हो उसमें वो बातें करते हैं, ग्रेस मार्क्स, इतने ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो मतलब कुछ समझ नहीं आती ये चीज़ें, मतलब कोई तुक नहीं होता। मुझे लगता है कि क्या एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ों को, तो यही वाली बात है कि उनको कैंसिल करना चाहिए उस एग्जाम को, बट दे आर नॉट डूइंग। तो क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अभी हम करेंगे, डू द प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग एंड वी आर रेजिंग दिस। और ये तो प्रूव भी हो गया कि पेपर लीक हुआ है, 4 या 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पेपर लीक हुआ है जहाँ पर एक ऐसी एग्जाम जिसमें इतने कम मार्क्स से इतना फर्क पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि कुछ भी किसी को इतने लोगों को एक से नंबर्स मिले हुए हैं, 100% मार्क्स मिले हुए हैं, तो आपको सब पता ही है, और वो भी एक एग्जामिनेशन सेंटर से। जी, तो देखिए पेपर लीक कोई नई चीज़ तो है नहीं, हम लोग पहले भी आपके शो पे बहुत बार उठाते रहे ये चीज़ें। अबाउट ये आरओ का हुआ था क्या पेपर लीक, अबाउट पुलिस भर्ती का हुआ था, बड़ा हम लोग बोलते थे हम लोग कि ये है, नहीं करते मतलब लोग, पर पता नहीं अब कुछ उनको वही नहीं, लोग इतनी मेहनत से इतना पैसा खर्चा करके दे स्टडी एंड इतना सब कुछ करके एंड कुछ भी नहीं, एवरी टाइम देयर इज अ पेपर लीक। So what do you expect will happen? What is your expectation? What do you think will happen? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं स्कैम है ही नहीं, कुछ धांधली नहीं है, ऐसा बोला। ऐसी चीजें लोग बोलते हैं कि क्या बोलोगे आप, हम लोग इतने दिनों से इन चीजों को उठाते रहते हैं कि भाई दिस अ पेपर लीक अबाउट दिस, पर कुछ होता ही नहीं है, और मेरे ख्याल से अब कुछ होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए एग्जाम, otherwise there is no this thing, you know. Correct, that's what the students are demanding anyway. प्रदीप जी, You know, सुप्रिया सुले जी ने क्लियर कट कहा कि आप SIT इंस्टीट्यूट कीजिए,
शी हैज आस्क्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एसआईटी, बोले कि आप कब तक ये कैंसिल करते रहोगे, एग्जाम कैंसिल करना और एक के बाद एक लिखे नहीं है. He said, she said that UPA built an institution fair and with integrity and people were proud of that particular institution. एग्जाम देते थे, they believed that this study करके हम लोग अपने आप को सिक्योर करते, फैमिली को सिक्योर करते. NDS 10 years has destroyed these institutions, destroyed the integrity, destroyed all the sanctity that UPA had conferred on these kind of institutions. Supriya Sule has given a very strong statement. How do you see that, Dr. Malik? देखिए बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने. इतना हम लोगों ने मतलब पहले जो भी था पेपर लीक होते होंगे, कभी कभी हो जाते थे जो भी है, पर इस तरह से पेपर लीक होना एवरी टाइम. अब आप देखिए क्या मतलब स्कैम पम क्या क्या एवरी टाइम दे पोस्ट की. नहीं, हमारे टाइम में तो कोई स्कैम हुआ ही नहीं कभी. हम लोग को तो कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं है. व्यापम कोई देख लो कितना बड़ा स्कैम था, फिर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं. एवरी टाइम दे यूज्ड टू बोस्ट हमारे टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ, हमारे टाइम में कुछ ऐसा नहीं है. तो ठीक ही कहा है मैंने. इतनी उससे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, इतनी उससे हम लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं. नाउ दे शुड टेक सम डिसीजन ऑन दिस. देयर इज नो पॉइंट इन उसको इतना लंबा खींचने का. 5 6 7 8 10 डिबेट्स करेंगे किसी पे, खत्म हो जाता है अभी. क्योंकि शायद अभी ऐसे लोग भी रह गए जो इतना उठाते उस आवाज़ को. और अभी तो कुछ हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ हो रहा है फ्रैंकली. अदरवाइज से कुछ होता ही नहीं था. हम आपके शो पर कितनी बार बोलते थे पेपर लीक के बारे में, सो मेनी टाइम्स पेपर लीक कोई सुनता ही नहीं था कभी. अब तो लोग सुन रहे हैं. अच्छा है, शायद कुछ होगा. In any event, I think the government will have to answer for a lot in the new Lok Sabha. प्रिपरेशन तो बहुत चल रही है कि नई लोकसभा में इस बार तो जवाब देना पड़ेगा. बिल्कुल देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा. वेरी हैप्पी कि चलो तो अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग. क्योंकि इस बार तो 303 सीटें नहीं है बीजेपी की. जी बिल्कुल नहीं है. मैंने आपको बोला था कि नहीं होंगी, पता माने नहीं थे सर. जी आपने कहा था, मानते हैं, बिल्कुल कहा था. कल नो डाउट मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया. उन्होंने बोला विरासत को भी हम लोग संभालते हैं, विकास के बात भी करते हैं, विकसित भारत के सपने भी देखते हैं. बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, नरेंद्र मोदी ने सवारा. नाउ दैट इज द काइंड ऑफ टॉक दैट इज गोइंग ऑन वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कंसर्न. 800 साल के बाद पुनर्निर्माण नालंदा यूनिवर्सिटी. हाउ डू यू सी दैट, डॉक्टर सीमा मलिक? इज इट सो मच टू एग्जैगरेट अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग इट? एक्चुअली जी वो तो हमेशा ही करते हैं. वो तो कोई बड़ी बात है नहीं. वो हर एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के एंड हाइप बना के एंड सब करते हैं. एंड ऑफ कोर्स कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है. और मेरे ख्याल से यूपी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है उसमें. जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर जैसे भी हुआ तो मतलब हाइप तो बनाते ही हैं वो, और बनना ही है. मेरे पहले वाले जो वो थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में बोला था उसको कि ये है फिलोसफी एंड ऑल एवरीथिंग. बट ये कि कुछ करें ठीक से एंड कुछ काम वाम हो वहाँ पर, ये सब है बेसिकली. फ्रैंकली में तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि इतनी हाइप बनाते हैं हम लोग, इतना सब कुछ बोलते हैं, पर इससे क्या होता है सर? मेन बात ये है ना कि कुछ होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए. ये तो 5-10 साल में डेवलपमेंट है कि एक एक चीज का हम हो हल्ला करते हैं, इवेंट कर देते हैं हर चीज का. पहले तो ऐसा नहीं होता था. पहले सिर्फ इनॉग्रेशन होता था और उसके बाद काम शुरू हो जाता था, जहाँ तक मुझे याद है. क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब इतना करना और ये सब बोलना. अभी जैसे मेरे पहले जो थे वो इतना बोले उसके ऊपर, बातें करने से तो कुछ होता नहीं है सर. मेन बात ये तो वही चीज़ है. मतलब बातों पे जीएसटी नहीं लगता है, कहने का मतलब ये. प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी ने कहा कि द इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी. मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी गारंटी, मोदी जी का क्या, तो द कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया राहुल गांधी से. आज मोदी जी हैज बिकम हम्बल, ही हैज बिकम अ डेमोक्रेट. आज मोदी जी संविधान के सामने झुकता है, माथा टेकता है, एंड ही इज इंक्लूसिव. ही टॉक्स अबाउट एवरीबॉडी, ही सेज एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ दिस. So how do you see that? The change, is there a change in Prime Minister Modi's way of functioning? नहीं देखिए बिल्कुल चेंज तो हुआ ही है और वो होना ही पड़ता है. मतलब मेन बात है. और
सही बात बोली उन्होंने कि जो भी है अब उनको ये सब तो करना ही पड़ेगा, फिर भी मुझे लगता नहीं कि वो अपनी के कथों से बाज आएंगे। ऑफ कोर्स इज ट्राइंग हिज दिस थिंग, तो क्या बोलूं मैं आपको आई डोंट नो जी। प्रोफेशन में बट जी यही मैं कह रही थी कि I don't know, बट वील हैव टू वेट एंड पुरानी सी। पुरानी आदत है सर उनकी, और वो सब तो वो करेंगे ही, वो सब चीजें ना, तो बेसिकली तो अब तो देखना पड़ेगा ना मैम कि अब ये कैसे। एक्चुअली दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड लुक दैट व्हाट ही डिड, which is going But do you think his functioning will change? Actually change? We are hoping it will change. वो तो उनको करना पड़ेगा, इज नॉट उनके स्वभाव में नहीं है वो चीज़, पर वो उनको करना पड़ेगा, ये तो बात है ना। और वो तो हम लोग ट्राई करेंगे और हम लोग करवाएंगे, एंड बिल्कुल ये वो है कि जिस तरह की उन्होंने चीज़ें करी हैं, मतलब मुझे लगता नहीं उन चीज़ों को मैं पता नहीं किस हिसाब का स्वभाव है, फ्रैंकली उनके कोई भी अपने नेचर को नहीं लगता कि चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ें तो हैं, वो तो वो करेंगे ही, एंड ही ट्राई हिज बेस्ट एंड वी विल आल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि क्या करते हैं वो, और हम लोग देखते हैं एंड Fabulous. Thank you so much, ma'am, for joining us on the show Thank you. and for your analysis. Thank you very much. Great pleasure as always talking to you. Thank you, ma'am. Namaskar. थैंक यू। That's a very satisfied, very satisfied Dr. Seema Malik after the performance of the Sharat Chandra Pawar NCP in Maharashtra, and why not? They've done really well. They've done really well, and as she says, we hope that Mr. Modi will change. But Prithvi, you notice she said, और अगर वो बदलेंगे नहीं तो हम तो करवाएंगे फिर। तो करेंगे सर, अजीज सर आपने जो गिनाए इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स राइट फ्रॉम, अब प्रियंका गांधी भी आएगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अब जितने ममता, तो एवरी देयर गोना बी टफ फाइट। लोकसभा इज नॉट गोइंग सो इजी फॉर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आप उसको चुप तो नहीं करा सकते, बिकॉज और इस बार लोगों को लोकसभा से निलंबित करना जरा मुश्किल हो जाएगा। इस बार नहीं होगा साहब, अप्रोर हो जाएगा, पूरे हंगामा हो जाएगा, इस बार नहीं कर पाएंगे, हिल जाएगा पार्लियामेंट। That's right. Even if the speaker is from the BJP, you may not be able to throw out so many people. 230 230 लोगों को एक साथ, 234 yes of the India Alliance. exactly Right. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। Big news of the day: Arvind Kejriwal gets bail. Second big news of the day, which is really and truly fantastic: Mr. Narendra Modi inaugurates the Nalanda University, resurrects the Nalanda University 800 years after Bakhtiyar Khilji had burnt it down. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वो जरा सब्सक्राइब जरूर करिए भाई चैनल को प्लीज। तो हाँ, घंटी बज गई ना, हाँ सब्सक्राइब कीजिए। वो क्लॉक जो है, वो नीचे बेल आइकन जो है उसके ऊपर जरा क्लिक कीजिएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव।